अतीत में उसने सच्चाई को छिपाने का विकल्प इसलिए चुना था क्योंकि उसे डर था कि ली पिंग उसे याद करेगी और उसके बारे में चिंतित होगी। हालांकि इस दौरान इतने सारे अनुभवों से गुजरने के बाद वो बहुत सी बातें समझ चुका था। हालांकि अगर वह ली पिंग को इस बारे में बताता तो वह चिंतित और परेशान हो जाती, लेकिन उसके दिल में हमेशा उम्मीद बनी रहती। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके दिल में आशा की एक किरण हमेशा रहती। जब तक उम्मीद थी उतना ही काफी था। क्या खबर है? लू मिंग की गंभीरता देखकर ली पिंग ने उत्सुकता से पूछा। पिताजी, हो सकता है वो मरा ना हो, लू मिंग ने गंभीरता से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ली पिंग का शरीर अचानक कांप उठा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फिर ली पिंग का शरीर और भी तेजी से कांपने लगा। उसकी आंखों में आशा की एक प्रबल भावना झलक रही थी और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मिंग शियाओ, मिंग तुमने क्या कहा? माँ, मैंने कहा था कि पिताजी शायद मरे नहीं है, लू मिंग ने दोहराया। क्या वो मरा नहीं? वो मरा नहीं, मिंग, क्या ये सच है? धीरे धीरे ली पिंग के चेहरे पर अत्यधिक उत्साह के भाव उभर आए और उसके आंसू अब रोके नहीं जा सके। फिर उसने पूछा, मिंग, तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली? क्या ये सच है? अगर तुम्हारे पिता जीवित हैं, तो इतने सालों से कहाँ थे? माँ, बात कुछ इस तरह है। इसके बाद लू मिंग ने ली पिंग को झोउ लिनशान के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में विस्तार से बताया। तो ये वही है, उस समय उसने मुझे एक आध्यात्मिक तलवार और एक पेंडेंट भेजा था। मैंने एक बार युन तियान के बारे में पूछा था, लेकिन उसने मुझे बताया था कि युन तियान मर चुका है, तो उसने उस समय झूठ बोला था। क्या इसका मतलब ये है कि युन तियान सचमुच अभी भी जीवित है? ली पिंग ने उत्साह से कहा, उसकी आंखों में आशा भरी हुई थी। जी हाँ, माँ, पिताजी शायद 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल के चंगुल में फंस गए हैं, इसलिए मैं उनके ठिकाने का पता लगाने के लिए शाही राजधानी जाने की योजना बना रहा हूँ। मिंग, मैंने सुना है कि 10 दिशाओं वाली तलवार विद्या धधकते सूरज साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली शाखा है, तुम्हें सावधान रहना होगा। ली पिंग ने बहुत चिंतित होकर चेतावनी दी। माँ, चिंता मत करो, मिंग अभी 10 दिशाओं वाले तलवारबाज स्कूल से सीधे मुकाबले में नहीं उतरेगा। वो बस जांच पड़ताल करेगा, कुछ नहीं होगा, लू मिंग ने कहा। तभी ली पिंग को थोड़ी राहत महसूस हुई। माँ, चिंता मत करो, जब तक पिताजी जीवित हैं, मिंग उन्हें जरूर बचा लेगी और हमारे परिवार को फिर से मिला देगी, लू मिंग ने दृढ़ता से कहा। मिंग, माँ को तुम पर पूरा भरोसा है, ली पिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, मैं अब चलता हूँ, लू मिंग ने भारी स्वर में सिर हिलाया। जाना लू मिंग ने ली पिंग को विदाई दी और बाहर की ओर चल दिया। लू के घर से बाहर निकलते हुए लू मिंग ने लू परिवार की पीठ की ओर देखा। कुछ देर सोचने के बाद वह आगे बढ़ा और उस ओर चल दिया। लू परिवार के पीछे फलों का जंगल था और वो फलों के पेड़ों से भरा हुआ था। वहां छोटे छोटे पुल, बहता पानी, मंडप और झीलें भी थीं। वातावरण बहुत ही सुंदर था। लू मिंग फलों के जंगल में चलते हुए एक छोटी झील के पास पहुंचा। झील के किनारे एक बुजुर्ग मछली पकड़ रहे थे। ये बूढ़ा व्यक्ति सुनहरे वस्त्रधारी बुजुर्ग था जिसे रहस्यमयी तलवार संप्रदाय की नेता लिन जुएई ने लू परिवार की रक्षा के लिए भेजा था। लू मिंग, तुम्हारी इंद्रियां वाकई बहुत तेज है। मैं 2 दिन पहले साधना कर रहा था और तुमने मेरे द्वारा प्रकट किए गए हल्के उतार चढ़ाव को पहले ही भांप लिया था। सोने के वस्त्र पहने बुजुर्ग मुस्कुराए। लू मिंग ने लू परिवार की सुरक्षा के लिए आने के लिए वरिष्ठ व्यक्ति को धन्यवाद दिया। लू मिंग ने मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा हूँ। आप इसके हकदार हैं। आखिरकार इस संप्रदाय ने आपको निराश किया है। सुनहरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने आह भरी। लू मिंग चुप रहा और कुछ नहीं बोला। स्वर्ण वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कुछ क्षण विचार करने के बाद आह भरी। लू मिंग, मुझे आशा है कि तुम संप्रदाय के नेता को दोष नहीं दोगे। वास्तव में वो बहुत कठिन परिस्थिति में है। संप्रदाय के नेता के रूप में उन्हें रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के हितों को सर्वोपरि रखना होगा। वरिष्ठ, मैं किसी को दोष नहीं देता। इस दुनिया में कमजोर लोग बलवानों का शिकार होते हैं। अगर मुझे किसी को दोष देना ही है तो मैं केवल खुद को ही दोष दे सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ। लेकिन एक दिन मैं सभी शक्तियों और परिवारों पर राज करूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आकाश भी मेरी आंखों को न ढक सके, लू मिंग ने कहा। ऐसा लग रहा था मानो वो बूढ़े आदमी से बात कर रहा हो, लेकिन साथ ही साथ खुद से भी बात कर रहा हो। बूढ़ा आदमी चौंक गया और मानो भावुक हो गया हो। चाहे कुछ भी हो जाए, लू मिंग को फिर भी सीनियर का शुक्रिया अदा करना ही होगा। लू मिंग ने एक बार फिर मुट्ठी जोड़कर बड़े को प्रणाम किया।
फिर वह मुड़ा और तेजी से चला गया। लू मिंग के जाते हुए उसकी पीठ को देखते हुए बूढ़ा आदमी स्तब्ध रह गया। काफी देर बाद उसने एक लंबी आह भरी, संप्रदाय के मुखिया, शायद आपने इस बार गलत चुनाव किया है। लू मिंग ने फलों के जंगल को तो छोड़ दिया, लेकिन उसने तुरंत ही उग्र पवन नगरी को नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने एक गुप्त स्थान खोजा और साधना शुरू करने के लिए सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश किया। समय बीतता गया और रात हो गई। लू मिंग ने सर्वोच्च मंदिर छोड़ दिया। उसने अपना काला वस्त्र और बांस की टोपी पहनी और शहर से निकल पड़ा। फिर वो शाही राजधानी की ओर चल पड़ा। जलते सूरज साम्राज्य की राजधानी साम्राज्य के केंद्र में उग्र हवा शहर के पश्चिम में स्थित थी। यह 1 लाख मील से भी अधिक दूर थी। लू मिंग की वर्तमान चलने की तकनीक के साथ भी उसे शाही राजधानी तक पहुंचने में 20 दिनों से अधिक का समय लगेगा। पहले 3 दिन सब कुछ शांत रहा। हालांकि चौथे दिन शाम को जल्दी में चल रहा लू मिंग अचानक रुक गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने चारों ओर हत्या के इरादे की कुछ लहरें महसूस की। कोई उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। बिना किसी झिझक के लू मिंग ने अपना पैर पटका और उसकी आकृति आकाश में उड़ गई। जैसे ही लू मिंग आगे बढ़ा, एक तेज और ठंडी तलवार की आभा ने उस स्थान को भेद दिया जहां लू मिंग खड़ा था। एक जोरदार आवाज के साथ तलवार की ऊर्जा ने जमीन में एक गहरा गड्ढा बना दिया। भन 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 भन। फिर 7 या 8 आकृतियां भूतों की तरह सभी दिशाओं से प्रकट हुई। लू मिंग ने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई। कुल मिलाकर 8 आकृतियां थीं, जिनमें से सभी ने काले वस्त्र और मुखौटे पहन रखे थे। ये सिल्वर वुल्फ का मुखौटा था, छाया भेड़िया मंडप। लू मिंग को तुरंत याद आया कि यह शैडो वुल्फ पवेलियन था, जो धधकते सूरज साम्राज्य के 4 प्रमुख हत्यारे संगठनों में से एक था। सिल्वर वुल्फ का मुखौटा शैडो वुल्फ पवेलियन के सिल्वर वुल्फ स्तर के हत्यारे का प्रतिनिधित्व करता था। 5 छठे दर्जे के महान मार्शल मास्टर और 3 सातवें दर्जे के महान मार्शल मास्टर। शैडो वुल्फ पवेलियन मुझे बहुत सम्मान देता है, लू मिंग। लू मिंग की आंखों में एक झिलमिलाहट आई। मारना, मारना। 8 घातक ध्वनियां और 8 अत्यंत तीव्र तलवार ऊर्जाएं लू मिंग की ओर लक्षित थीं। देखते हैं कौन किसको मारता है। लू मिंग ने एक लंबी चीख मारी। जीवन और मृत्यु के इस निर्णायक क्षण में लू मिंग ने अपनी रक्त नाड़ी को सक्रिय किया और उसके शरीर पर एक प्राचीन कवच प्रकट हो गया। विस्फोट करो। लू मिंग ने बाकी 7 लोगों के हमलों की परवाह नहीं की। उसका भाला प्रकाश की किरण में बदल गया और शैडो वुल्फ पवेलियन से छठे दर्जे के एक महान मार्शल मास्टर हत्यारे की ओर बढ़ गया। बैंग बैंग बैंग। लू मिंग के शरीर पर लगातार 7 हमले हुए। इनमें से 4 हमलों को ढाल ने रोक दिया। ढाल में कंपन और कंपन हुई, लेकिन अंत में वो टूटी नहीं। हालांकि ढाल की पहुंच का क्षेत्र सीमित था और यह केवल एक दिशा को ही रोक सकती थी। फिर भी तलवार की आभा की 3 किरणें लू मिंग पर टूट पड़ी। आत्मा को भस्म करने वाली रक्तरेखा ने हमले का 50% हिस्सा भस्म कर लिया था, लेकिन शेष ऊर्जा ने अभी भी लू मिंग के शरीर को कपकपा दिया। धमाका। इसी क्षण लू मिंग का हमला भी शुरू हो गया। छठे दर्जे के महान मार्शल मास्टर विशेषज्ञ को एक ही झटके में मार डाला गया। वे चीख भी नहीं पाए। निगल जाओ। एक शक्तिशाली भक्षण शक्ति प्रकट हुई और उसने हत्यारे के रक्त के सार को भस्म कर लिया। धिक्कार है, क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि लू मिंग दानव राजा की आत्मा में विलीन हो गया था और आधा अपंग हो गया था? यह इतना भयानक कैसे हो सकता है? लगता है जानकारी गलत थी। चलो उस कवच को हटाकर सीधे लू मिंग के शरीर पर हमला करते हैं। उसके रक्त मेरिडियन की समय सीमा समाप्त होते ही हम उसे मार सकते हैं। हत्यारों ने चिल्लाया। 7 आकृतियां 7 छाया भेड़ियों की तरह तेजी से चमक उठी। वे बेहद तेज थीं। जैसे ही उसकी आकृति झिलमिला उठी, तेज और क्रूर तलवार क्यूई ने लू मिंग की प्राचीन ढाल को चकमा दिया और उस पर वार किया। मारना। लू मिंग चिल्लाया। उसने चारों ओर से हो रहे हमलों को अनसुना करते हुए छठी श्रेणी के महान मार्शल मास्टर हत्यारे पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उसे जान से मारने के लिए पूरी ताकत लगा दी। दूसरी तरफ के लोग चौंक गए और तुरंत पीछे हट गए। हालांकि लू मिंग की गति और भी तेज थी। उसने हवा में अपने कदमों का भरपूर इस्तेमाल किया और उसका शरीर मानो भारहीन था। भूस्खलन। लू मिंग का लंबा भाला ऊपर से आया और जोरदार प्रहार किया। पानी की टंकी जितनी मोटी 100 मीटर लंबी एक भाले जैसी वस्तु हत्यारे की ओर तेजी से बढ़ी। टकराना। हालांकि हमलावर ने रोकने की पूरी कोशिश की, फिर भी वह हवा में उछल गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। बिजली चमकना। ची की ध्वनि के साथ भाले की किरण बिजली की तरह प्रतिद्वंद्वी के दिल को भेद गई। उसने एक और व्यक्ति की हत्या कर दी।
हालांकि इस दौरान लू मिंग को 7 से 8 बार चोट लगी। आत्मा भक्षण करने वाली रक्तरेखा होने के बावजूद उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था। वो घायल हो गया था। इस समय उनकी आभा तेजी से क्षीण हो रही थी। वंश में विस्फोट का समय समाप्त हो चुका था। अब उसके वंश में विस्फोट का समय आ गया है। बाकी बचे हत्यारे बेहद खुश थे। अभी अभी लू मिंग एक अमर दानव देवता की तरह था। उसने उनके हमलों को नजरअंदाज करते हुए लगातार 2 लोगों को मार डाला, जिससे वे सचमुच डर से कांप उठे। वो पहले से ही घायल है, उसकी कमजोर ताकत के अलावा वो भाग भी नहीं पाएगा। 7वीं श्रेणी के एक महान मार्शल मास्टर हत्यारे ने चिल्लाकर कहा। बाकी 5 लोग पलक झपकते ही हरकत में आए और लू मिंग को घेर लिया। तुम्हें दुआनमू परिवार ने भेजा है ना? लू मिंग ने अचानक पूछा। हम तुम्हें इस बात की परवाह नहीं कि हमें किसने भेजा है, हम तुम्हारी जान लेने आए हैं। हत्यारों में से एक ने ठंडी आवाज में व्यंग्य किया। लू मिंग ने व्यंग्य किया। यद्यपि दूसरे पक्ष ने हार नहीं मानी, फिर भी उसे पूरा यकीन था कि ये दुआनमू परिवार ही था। दुआनमू परिवार के अलावा और कौन उसे मारना चाहेगा? संभवतः उग्र हवाओं वाले शहर को छोड़ने के कुछ ही समय बाद उसे निशाना बनाया गया था। इसके अलावा जब लू मिंग पहली बार मूल्यांकन में भाग लेने के लिए रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में गया, तो रहस्यमयी तलवार शहर में शैडो वुल्फ पवेलियन द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। उस समय उसके एकमात्र शत्रु दुआनमू परिवार थे। लू मिंग को विश्वास नहीं था कि ये दुआनमू परिवार नहीं था। मुझे बताइए, दुआनमू परिवार और आपके शैडो वुल्फ पवेलियन के बीच क्या संबंध है? या यूं कहें कि शैडो वुल्फ पवेलियन और रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के बीच क्या संबंध है? लू मिंग ने ठंडे स्वर में पूछा। मरने से पहले भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप सीधे नरक में जाकर नरक के राजा से पूछें। मार डालो। 7वीं श्रेणी के एक महान मार्शल मास्टर हत्यारे ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए लू मिंग पर हमला कर दिया। बाकी 5 लोगों ने भी हमला शुरू कर दिया। तलवार की आभा एक जाल की तरह लू मिंग को घेरे हुए थी। भन भन। लू मिंग ने सीधे उसका सामना नहीं किया। इसके बजाय उसने हवा में ही कदम बढ़ाते हुए उससे खुद को बचाया। हालांकि दूसरी तरफ वाले बेहद कुशल हत्यारे थे और उनमें जबरदस्त तालमेल था। लू मिंग उनसे पूरी तरह बच नहीं सका। अगर उसके पास प्राचीन ढाल न होती तो वह घायल हो जाता। फिर भी लू मिंग खतरे में था। लू मिंग की वर्तमान साधना 3रे दर्जे के ग्रैंडमास्टर स्तर पर थी। यदि वह अपनी रक्त नस को सक्रिय न करे तो वह 7वें दर्जे के ग्रैंडमास्टर से लड़ सकता था और उन्हें पराजित भी कर सकता था। हालांकि दूसरी तरफ 3 7वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर और 3 छठी श्रेणी के महान मार्शल मास्टर थे। उन्होंने मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया और लू मिंग पूरी तरह से कमजोर स्थिति में था। तलवार की ऊर्जा की 6 चमक ने लू मिंग को पूरी तरह से घेर लिया। लू मिंग ने उनसे लड़ते समय अपने लंबे भाले को लहराया। टकराना। छठी श्रेणी के एक महान मार्शल मास्टर हत्यारे को भाले के वार से कराहते हुए 100 मीटर दूर फेंक दिया गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हालांकि लू मिंग को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उसके शरीर पर तलवार का घाव हो गया और खून बहने लगा। सुधार करो, सुधार करो। लू मिंग दहाड़ा। उसने अभी अभी 2 छठे दर्जे के महान मार्शल मास्टर हत्यारों के रक्तसार को ग्रहण किया था और वह लड़ते हुए उसे परिष्कृत कर रहा था। वह आगे बढ़ना चाहता था। उनकी साधना हमेशा से ही 3य श्रेणी के महान मार्शल मास्टर स्तर के शिखर पर रही है, जो 4th श्रेणी के महान मार्शल मास्टर स्तर से केवल 1 कदम दूर है। जब तक वह बाधाओं को पार करने में सक्षम होता, उसकी युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि होती और वह पलटवार करने में सक्षम होता। हालांकि महान मार्शल मास्टर के स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था। धमाका। उसके शरीर में मौजूद वास्तविक ची ऊर्जा गर्जना कर रही थी, लेकिन फिलहाल इसे भेदना मुश्किल था। काफी नहीं है। मेरे पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। मुझे एक और व्यक्ति को मारना होगा और एक और व्यक्ति के रक्त का सार ग्रहण करना होगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। लू मिंग मन ही मन दहाड़ उठा। मारना। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर घायल हत्यारे की ओर छलांग लगाए। लेकिन बाकी हत्यारे उसे अपनी मनमर्जी कैसे करने दे सकते थे? उन्होंने पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। कुछ ही समय बाद लू मिंग के शरीर पर 2 और घाव दिखाई दिए। अगर वो समय रहते बच न जाता तो उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते। हालांकि चोट लगने के बावजूद भी उन्हें मनचाहा परिणाम मिल गया। छठी श्रेणी के महान मार्शल मास्टर किलर को लू मिंग के भाले से एक बार फिर चोट लगी। ये भाले का हमला और भी अधिक आक्रामक था। दूसरे पक्ष के शरीर का आधा हिस्सा लगभग फट गया था और हवा में उड़ गया था। वो पहले से ही अधमरा था। मरना। लू मिंग बिना किसी परवाह के आगे बढ़ गया।
पुची। लू मिंग को एक और घाव का खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन उसने एक ही गोली से छठे दर्जे के महान मार्शल मास्टर हत्यारे का भी अंत कर दिया। निगल जाओ। उसकी आत्मा को भस्म करने वाली रक्तरेखा एक शक्तिशाली भस्म करने वाली शक्ति के साथ फूट पड़ी और उसने पल भर में दूसरे पक्ष के रक्तसार को भस्म कर दिया। बूम बूम बूम, उनकी वंश परंपरा में तुरंत ऊर्जा की लहरें उत्पन्न हुई। तोड़ो तोड़ो, लू मिंग ने मन ही मन दहाड़ मारी। साथ ही उसने अपनी पूरी ताकत से बचे हुए हत्यारों के हमलों से खुद को बचाया। 10 से अधिक चालों के बाद लू मिंग की चोटें और भी गंभीर हो गईं और स्थिति उसके लिए और भी प्रतिकूल हो गई। धमाका। इसी क्षण अचानक उसके शरीर से एक जोरदार धमाका हुआ। लू मिंग की आभा पल भर में खिल उठी। चौथी श्रेणी के महान गुरु क्षेत्र सफलता। धमाका। लू मिंग का भाला तेजी से आगे बढ़ा और 7वीं श्रेणी के ग्रैंडमास्टर किलर से टकरा गया। लंबे भाले और तलवार के बीच टक्कर हुई और दूसरे पक्ष के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। तलवार मुड़ गई और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। साधना के आधार में अभूतपूर्व सफलता, ये कैसे संभव है? हत्यारों में से एक चिल्लाया। अब देखते हैं कौन किसको मारेगा। लू मिंग क्रोध से दहाड़ा। उसकी आभा उग्र थी और उसका लंबा भाला तेजी से आगे बढ़ा। भाले की चमक पहाड़ जैसी थी। बैंग बैंग। छठी श्रेणी के 2 महान मार्शल मास्टर हत्यारे हवा में उछलकर पहाड़ पर दर्जनों मीटर तक घिसटते चले गए। वे अधमरे हो चुके थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। राक्षस, कितना भयानक राक्षस है, चलो चलते हैं। शेष 3 7वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर विशेषज्ञों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। बिना सोचे समझे वे मुड़कर भाग गए। लू मिंग की आंखें ठंडी थीं। उसने उनमें से एक को घूरा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। आह! लू मिंग द्वारा पीछा किए जा रहे हत्यारे ने हैरानी से चीख मारी। उसे एहसास हुआ कि वो लू मिंग जितना तेज नहीं है। बहुत जल्द ही लू मिंग ने उसे पकड़ लिया। मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। हत्यारा दहाड़ते हुए लू मिंग की ओर दौड़ा। दुर्भाग्यवश वो लू मिंग का मुकाबला नहीं कर सका। अब जबकि लू मिंग चौथे दर्जे के ग्रैंडमास्टर के स्तर तक पहुंच चुका था, वो एक साधारण 8वें दर्जे के ग्रैंडमास्टर से भी मुकाबला कर सकता था, उसके मुकाबले तो और भी ज्यादा। वो पूरी तरह से दब गया था। हत्यारा अपनी पूरी ताकत से किए गए हमलों के केवल 1 दर्जन वार ही झेल पाया, इससे पहले कि लू मिंग के भाले से वह घायल हो गया। उसके बाद लू मिंग ने हत्यारे के रक्त का सार ग्रहण कर लिया। फिर उसने मुड़कर छठे दर्जे के 2 महान मार्शल मास्टर हत्यारों को मार डाला और उनके रक्त का सार भी ग्रहण कर लिया। एक स्टोरेज रिंग। लू मिंग को एहसास हुआ कि हर हत्यारे के पास एक स्टोरेज रिंग थी। लू मिंग ने बिना किसी झिझक के उसे रख दिया। फिर उसकी आकृति हिली और वह बगल के गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों की ओर चल पड़ा। एक ही बार में 30 मील से अधिक दौड़ने के बाद लू मिंग आखिरकार रुक गया। उसका शरीर कांप उठा और उसने मुंह भरकर खून फूंक दिया। अभी अभी हुए युद्ध में हालांकि उन्होंने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए, लेकिन उनकी चोटें मामूली नहीं थीं। दुआनमू परिवार, मैं लू मिंग कसम खाता हूं कि अगर मैं तुम सबको कुचल नहीं देता तो मैं इंसान नहीं हूं। लू मिंग के मन में दहाड़ उठी। उसकी आंखों में हत्या का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। फिर लू मिंग ने सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश किया और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अपने रक्तसार को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इस समय लू मिंग से 100 मील दूर एक पर्वत शिखर पर सुनहरे भेड़िए का मुखौटा पहने काले वस्त्रधारी एक व्यक्ति अपने हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसका शरीर ठंडे, घातक इरादे से भरा हुआ था। वो शैडो वुल्फ पवेलियन का गोल्डन वुल्फ किला था। भन 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 भन। अचानक 2 आकृतियां बिजली की गति से पर्वत शिखर की ओर दौड़ पड़ी। जब वो गोल्डन वुल्फ का मुखौटा पहने हुए व्यक्ति के सामने पहुंचा तो वह घुटनों के बल बैठ गया। क्या हो रहा है? बाकी लोग कहाँ हैं? सुनहरे भेड़िए का मुखौटा पहने उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। सर, बाकी सब मर चुके हैं। उन्हें लू मिंग ने मारा है। हमें जो जानकारी मिली है वह गलत है। लू मिंग आधा अपाहिज नहीं है। सिल्वर वुल्फ के हत्यारों में से एक ने कहा। क्या वो अपंग नहीं है? तो क्या वो अभी भी पशु आत्माओं का उपयोग कर सकता है? गोल्डन वुल्फ के हत्यारे ने पूछा। मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि उसने हमारे इतने सारे लोगों को मार डाला, लेकिन लू मिंग की चोटें मामूली नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियों में उसने अपनी पशु शक्ति का प्रयोग नहीं किया होगा। मुझे लगता है कि उसने अपनी सारी पशु शक्तियां समाप्त कर दी होंगी। सिल्वर वुल्फ के हत्यारों में से एक ने अनुमान लगाया। अच्छा, कोई राक्षसी आत्मा नहीं है। यह अच्छी बात है। लू मिंग तो पक्का मर गया। तुम दोनों मेरे साथ चलो, लू मिंग को मार डालते हैं। गोल्डन वुल्फ के हत्यारे ने आदेश दिया।
पहले उसने लू मिंग के साथ मिलकर हमला नहीं किया था क्योंकि उसे डर था कि लू मिंग में अभी भी पशुवत आत्माएं मौजूद हैं, इसलिए उसने पहले किसी को भेजकर उसकी परीक्षा ली। अब जबकि यह पुष्टि हो गई थी कि लू मिंग के पास पशु आत्मा नहीं है, वो अपना कदम उठाने ही वाला था। हाँ, दोनों सिल्वर वुल्फ किलर्स ने जवाब दिया। वे तीनों आकृतियां बिना किसी निशान के गायब हो गईं। सर्वोच्च मंदिर में लू मिंग अपनी पूरी शक्ति से रक्तसार को शुद्ध कर रहा था। सौभाग्य से उसे लगी अधिकांश चोटें बाहरी चोटें थीं, इसलिए उनका इलाज अपेक्षाकृत आसान था। जब रक्त का सार प्रवाहित ऊर्जा में परिवर्तित हुआ और लू मिंग द्वारा उसे परिष्कृत किया गया, तो उसके घाव तेजी से ठीक होने लगे। उसकी मांसपेशियां फड़कने लगी और घाव भरने लगा। जल्द ही लू मिंग के घाव पर पपड़ी जमने लगी। इसका एक कारण यह भी था कि लू मिंग का शरीर पुनर्तः द्वितीय श्रेणी में पहुंच चुका था, इसीलिए वो इतनी तेज गति से दौड़ सकता था। आम लोग निश्चित रूप से इतनी तेज गति से नहीं दौड़ सकते। 2 दिन बाद लू मिंग के घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे और उसकी साधना का स्तर भी सुधर गया था। मुझे डर है कि शैडो वुल्फ पवेलियन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वे मुझे पकड़ने के लिए और भी लोग भेजेंगे। मैं शाही राजधानी जाने वाले मुख्य मार्ग से नहीं जा सकता। मुझे बर्बर पहाड़ों से होकर जाना होगा, जहां मैं राक्षसी जानवरों को मारकर अपनी साधना को बेहतर बना सकता हूं। मैं वहां मार्शल आर्ट का अभ्यास भी कर सकता हूं। लू मिंग गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके बाद उसने सर्वोच्च मंदिर छोड़ दिया, अपनी आभा को छुपा लिया और शाही राजधानी की ओर जंगल के रास्ते चल पड़ा। हालांकि कुछ ही समय बाद लू मिंग को दूर से एक भयानक दबाव महसूस होने लगा। वुश! प्रकाश की एक किरण हवा में तेजी से गुजरी। प्रकाश के भीतर एक व्यक्ति था जिसने सुनहरे भेड़िए का मुखौटा और काला चोला पहन रखा था। एक शक्तिशाली मार्शल ग्रैंडमास्टर, शैडो वुल्फ पवेलियन का गोल्डन वुल्फ किलर। लू मिंग के चेहरे के भाव में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आया। शैडो वुल्फ पवेलियन के गोल्डन वुल्फ किलर सभी मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर स्तर से ऊपर के शक्तिशाली योद्धा थे। लू मिंग उन्हें बिल्कुल भी हरा नहीं सका। चल दर! बिना जरा भी हिचकिचाए लू मिंग ने हवा में अपने कदमों का भरपूर इस्तेमाल किया और पागलों की तरह जंगल की गहराई में दौड़ पड़ा। हे लू मिंग, मुझे नहीं पता तुमने कौन सा तरीका अपनाया है, लेकिन तुम 2 दिनों से छिपे हुए थे। अब आखिरकार तुम छिप नहीं सकते और सामने आ गए हो। देखते हैं इस बार तुम कहां भागते हो। गोल्डन वुल्फ के हत्यारे ने कान फाड़ देने वाली घिनौनी हंसी हंसी। लू मिंग बेतहाशा दौड़ा। वह पेड़ों पर पैर रखता और उसका शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ता। वो किसी प्रेत की तरह तेज था। हालांकि गोल्डन वुल्फ का हत्यारा मार्शल आर्ट का एक महारथी था। वो हवा में इतनी तेजी से चल सकता था जो आम इंसानों की पहुंच से परे थी। लू मिंग उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सका। मरना! भन भन! तलवार की ऊर्जा की एक किरण शून्य को भेदते हुए लू मिंग की ओर बढ़ी। ये तेज, निर्मम और इसकी शक्ति भयावह थी। मुझे बचना होगा। लू मिंग गुर्राया। उसका शरीर लगातार बदल रहा था और वह बड़ी मुश्किल से तलवार के वार से बच पाया। हालांकि तलवार की धार से उसे भी चोट लगी और उसकी आस्तीन का एक हिस्सा गायब हो गया। तुमने मेरी तलवार से तो बच ही गए, अब क्या? गोल्डन वुल्फ के हत्यारे ने व्यंग्य करते हुए अपनी तलवार लहराई। ची! वहां 1 दर्जन से अधिक तलवार की ऊर्जा थी और उनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली थी। प्राचीन ढाल! लू मिंग चिल्लाया और एक प्राचीन ढाल प्रकट हुई। क्लैंग! तलवार की ऊर्जा ढाल से टकराई, जिससे वो बुरी तरह कांप उठी और फिर फट गई। लू मिंग का शरीर भी दर्जनों मीटर पीछे की ओर उड़कर एक विशाल पेड़ से जा टकराया, जो इतना बड़ा था कि कोई व्यक्ति उसे अपनी बाहों में भर सकता था। इस समय हवा के फटने की आवाज सुनाई दी। 2 आकृतियां अत्यंत तेजी से आ रही थीं। वे 2 सिल्वर वुल्फ किलर थे। लू मिंग, तुम इस बार बच नहीं पाओगे। सिल्वर वुल्फ के हत्यारों में से एक हंस पड़ा। शैडो वुल्फ पवेलियन, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। जब तक मैं, लू मिंग, जिंदा हूं, मैं शैडो वुल्फ पवेलियन को नष्ट कर दूंगा। लू मिंग गुर्राया, मुड़ा और जंगल की गहराई में दौड़ता चला गया। क्या तुम अब भी मेरे शैडो वुल्फ पवेलियन को नष्ट करना चाहते हो? कितनी भोली सोच है। गोल्डन वुल्फ किलर ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ आकाश में अपना पीछा जारी रखा। सुनहरे मुखौटे के पीछे एक निर्मम निगाह छिपी थी। वो एक ही वार में जान लेने का मौका तलाश रहा था। लू मिंग जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी जरा सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं करता था, अन्यथा संभवतः उसे ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। यह इसी क्षण है। गोल्डन वुल्फ किलर की आंखें अचानक चमक उठी। उसके हाथ में मौजूद तलवार दमक उठी और उससे एक तेज और तीखी तलवार की ऊर्जा निकली।
गोल्डन वुल्फ के हत्यारे ने इस हमले में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और यह अविश्वसनीय रूप से तेज था। इसके अलावा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने लू मिंग के भागने का रास्ता पहले ही तय कर लिया था। ऐसा लग रहा था मानो लू मिंग सीधे तलवार की आभा में जा टकराने वाला हो। अच्छा नहीं है। लू मिंग का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। इस समय उसे मृत्यु का आभास हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यमराज उस पर हंसिया ताने खड़ा हो। मैं इससे बच नहीं सकता, इसे रोको। मुझे इस तलवार को रोकना ही होगा। मैं अभी मर नहीं सकता, उसने सोचा। लू मिंग के दिल में दहाड़ उठी। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। पल भर में उसकी रक्त नाड़ी की शक्ति फूट पड़ी। उसी समय एक प्राचीन ढाल प्रकट हुई। विस्फोट करो। लू मिंग ने अपना लंबा भाला आगे बढ़ाया। भाले की नोक से तेज रोशनी निकली, मानो भाले की नोक पर कोई चमकीला तारा हो। एक भयानक कंपन उत्पन्न हुई। यह उस समय लू मिंग द्वारा किया जा सकने वाला सबसे शक्तिशाली प्रहार था और यह उसके सिर के ऊपर स्थित तलवार क्यूई की ओर तेजी से बढ़ा। भन भन। अचानक जंगल की गहराई से सफेद प्रकाश की एक किरण निकली, मानो आकाश से कोई अमर प्राणी उड़कर आया हो। वह भी गोल्डन वुल्फ किलर की तलवार क्यूई की ओर तेजी से बढ़ी। धमाका। लू मिंग का हमला सफेद प्रकाश के साथ मिलकर गोल्डन वुल्फ किलर की तलवार की आभा से टकरा गया। तीव्र ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई और पर्वतीय जंगल में मौजूद पेड़, फूल और घास पल भर में चूर चूर हो गए। लू मिंग ने ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह महसूस किया और उसका शरीर दर्जनों मीटर पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि इसने गोल्डन वुल्फ के हत्यारे के हमले को भी रोक दिया था। मेरी मदद किसने की? लू मिंग का दिल हिल उठा। कौन है? मेरी राह में रुकावट डालने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? गोल्डन वुल्फ किलर दहाड़ा। पर्वतीय जंगल की गहराई में एक सफेद आकृति अचानक प्रकट हुई। जो व्यक्ति आया वो वास्तव में सफेद पोशाक पहने एक युवती थी। उसकी त्वचा जैड की तरह चमकदार थी और वह बेहद खूबसूरत थी। इस महिला को देखकर लू मिंग चौंक गया। वो खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, शी नियानकिंग, तुम हो? युवती की आंखें चमक उठी जब उसने लू मिंग को देखा और चिल्लाई, मेरे साथ आओ। इसके साथ ही 9 स्वर्गों की परी की तरह उसकी आकृति पलक झपकती हुई प्रकट हुई और वह जंगल की गहराई में भाग गई। लू मिंग की आंखों में एक चमक आई और वो तेजी से उसके पीछे पीछे चला गया। ड्रैगन सम्राट के असंख्य मार्ग क्या आप जाना चाहते हैं? आज आप में से कोई भी नहीं जा पाएगा। गोल्डन वुल्फ किलर दहाड़ा और पीछा करने लगा। उसके ठीक नीचे चांदी के रंग के 2 वुल्फ किलर तेजी से उसके पीछे पीछे चलने लगे। महज 1 दर्जन सांसों में ही उसने कुछ 100 मीटर की दूरी तय कर ली और बैंगनी बांस के जंगल में पहुंच गया। इस बिंदु पर युवती रुक गई। जिया नियानकिंग, चलो चलते हैं। सामने वाला मार्शल आर्ट का महागुरु है। हम मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लू मिंग ने धीमी आवाज में कहा, मैं जी नियानकिंग नहीं हूं। अचानक युवती ने लू मिंग की ओर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा। लू मिंग स्तब्ध रह गया। क्या वो जिया नियानकिंग नहीं थे? ये कैसे संभव हुआ? वो बिल्कुल शी नियानकिंग जैसा दिखता था। भला वो शी नियानकिंग कैसे नहीं हो सकता था? इस बार ये लड़की क्या करने वाली थी? 1 मिनट रुकिए, यह सही नहीं है। यह महिला जी नियानकिंग से अलग है। लू मिंग ने गौर से देखा। सचमुच, हालांकि यह महिला दिखने में बिल्कुल शी नियानकिंग जैसी थी, फिर भी कुछ अंतर थे। सबसे पहले तो यह महिला शी नियानकिंग से 1 या 2 साल बड़ी होनी चाहिए। जिया नियानकिंग लू मिंग से छोटी दिखती थी, जबकि यह महिला लू मिंग के लगभग बराबर उम्र की थी। साथ ही उनका स्वभाव भी बिल्कुल अलग था। जिया नियानकिंग एक छोटे शैतान की तरह थी। दूसरी ओर इस महिला के चेहरे पर एक शांत भाव था, मानो वो कोई परी हो जो आम जनता से ऊपर हो। इस दुनिया में 2 लोग इतने समान कैसे हो सकते हैं? लू मिंग ने दबी आवाज में आह भरी। भन भन। हवा में किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी। गोल्डन वुल्फ किलर बैंगनी बांस के जंगल के ऊपर आकाश में उड़ गया। उसके पीछे 2 सिल्वर वुल्फ किलर भी तेजी से दौड़ पड़े। हाँ, पता चला कि वो कितनी खूबसूरत महिला है। वाह वाह, लू मिंग नाम के इस लड़के को मारने और मजे करने का यही सही समय है। गोल्डन वुल्फ के हत्यारे की आंखें उस युवती का चेहरा देखते ही चमक उठी और फिर उनमें एक जलती हुई रोशनी दिखाई दी। उसने मन ही मन कहा कि लू मिंग का पीछा करते हुए उसे इतनी बेमिसाल खूबसूरती वाली लड़की से मिलने का सौभाग्य मिला। ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। तुम तो मौत को बुला रहे हो। गोल्डन वुल्फ के हत्यारे के शब्दों ने उस युवती की आंखों में निर्मम हत्या का भाव जगा दिया। उसका पहले से ही शांत चेहरा और भी अधिक ठंडा हो गया। राक्षस संहारक सेना, उठो।
अचानक युवती चिल्लाई और अपने हाथों से एक मुद्रा बनाई, मानो कोई मंत्र प्रकट हुआ हो और बैंगनी बांस के जंगल में उड़ गया हो। भन भन, बैंगनी बांस के जंगल में एक धीमी सी रोने की आवाज सुनाई दी। फिर सफेद रोशनी की किरणें आकाश में फैल गईं। सफेद प्रकाश हवा में एकत्रित हुआ और उसने एक सफेद तलवारनुमा ऊर्जा का रूप धारण कर लिया। जैसे ही तलवार की ऊर्जा गति में आए, वातावरण में एक भयावह घातक भावना भर गई। शिलालेख निर्माण, तो आपने यहाँ एक शिलालेख निर्माण स्थापित किया है, लेकिन शिलालेख निर्माण होने से क्या फर्क पड़ता है? आप तो बस एक ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं, आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? गोल्डन वुल्फ के हत्यारे ने उपहास किया। राक्षस वध करने वाली संरचना, राक्षसों का वध करो। युवती चिल्लाई और अपने हाथ हिलाए। हवा में 3 सफेद तलवारों की ऊर्जा नाचने लगी और एक भयानक सीटी जैसी आवाज करते हुए सुनहरे भेड़िए के हत्यारे की ओर बढ़ने लगी। राक्षसों का संहार करने वाली पंक्ति, देखते हैं तुम किसे मार सकते हो, तोड़ो। गोल्डन वुल्फ किलर ने अपनी तलवार घुमाई और 3 चमकदार तलवार ऊर्जा सफेद तलवार ऊर्जा की ओर निकली। बूम बूम बूम, विस्फोट की आवाज सुनाई दी, लेकिन इसने युवती द्वारा बनाए गए शिलालेख को नहीं तोड़ा, जैसा कि गोल्डन वुल्फ हत्यारे ने उम्मीद की थी। तलवार की ऊर्जा टकराई और साथ ही गायब हो गई। वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? गोल्डन वुल्फ का हत्यारा हैरान रह गया। हालांकि युवती ने फिर से अपना हाथ हिलाया और बैंगनी बांस के जंगल में सफेद रोशनी और भी तेज हो गई। पल भर में 10 से अधिक सफेद तलवार ऊर्जा हवा में संघनित हो गई। यह अच्छा नहीं है, तुम लोग जल्दी पीछे हट जाओ। गोल्डन वुल्फ के हत्यारे का चेहरा बदल गया और उसने सिल्वर वुल्फ के दोनों हत्यारों पर चिल्लाया। अब बहुत देर हो चुकी है। युवती की आवाज भावहीन और ठंडी प्रतीत हो रही थी। जैसे ही आवाज बंद हुई, हवा में मौजूद सफेद तलवार की ऊर्जा भी शून्य को पार कर गई। 2 चीखें सुनाई दी जब 7वीं श्रेणी के 2 महान मार्शल मास्टर सिल्वर वुल्फ हत्यारों को तलवार की ऊर्जा से भेद दिया गया और वे जंगल में ही मर गए। उसी समय तलवार की ऊर्जा की एक और धारा गोल्डन वुल्फ के हत्यारे की ओर तेजी से बढ़ी। ग्रेनेड, गोल्डन वुल्फ किलर गुस्से में दहाड़ा। खून जैसे लाल प्रकाश की एक चमक के साथ एक विशाल काला भेड़िया प्रकट हुआ। उस विशालकाय भेड़िए के शरीर पर 8 रक्त लाल चक्र थे। ये गोल्डन वुल्फ किलर की दूसरी वंश परंपरा जागृति थी। दूसरी वंश परंपरा एक साधारण 8वें स्तर की वंश परंपरा थी। अपने वंश में आए विस्फोट के साथ गोल्डन वुल्फ किलर की युद्ध शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई और उसने पलक झपकते ही 1 दर्जन बार वार किए। वूश वूश, आकाश में तलवार ऊर्जा ची एक दूसरे को काटती हुई बह रही थी। काली और सफेद तलवार ऊर्जा की लकीरें आपस में टकरा रही थीं और भयानक तलवार ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल रही थी। राक्षसों का संहार, देवताओं का वध। जाओ, युवती चिल्लाए। उसके शरीर से चकाचौंध भरी सफेद रोशनी फैल गई, जिससे वह अत्यंत पवित्र प्रतीत हुई। बैंगनी बांस के जंगल में शिलालेख का स्वरूप और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। तलवार की ऊर्जा अंतहीन रूप से प्रकट होती प्रतीत हो रही थी, जो गोल्डन वुल्फ किलर पर लगातार हमला कर रही थी। अचानक एक चीख सुनाई दी। गोल्डन वुल्फ के हत्यारे की एक भुजा काट दिए जाने पर चारों ओर खून फैल गया। गोल्डन वुल्फ किलर दहाड़ा और अपनी तलवार के साथ एक हो गया। वो एक चमकदार तलवार की रोशनी में बदल गया और आकाश में ऊपर की ओर उड़ गया, शिलालेख संरचना की आक्रमण सीमा से बाहर। धिक्कार है, आज की इस भीषण शत्रुता को मैं याद रखूंगा। तुम दोनों को मेरे शैडो वुल्फ पवेलियन के अंतहीन पीछा का सामना करना पड़ेगा। गोल्डन वुल्फ किलर ने असीम हत्या के इरादे से भरी हुई दहाड़ मारी। फिर वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और आकाश में विलीन हो गया। अफसोस की बात है, युवती ने धीरे से आह भरी, मानो उसे इस बात का अफसोस हो कि वह उसे रोक नहीं सकी। हालांकि लू मिंग बेहद हैरान था। इस महिला के तरीके सचमुच आश्चर्यजनक थे। दरअसल उसने गोल्डन वुल्फ के हत्यारे की एक भुजा को काटने के लिए एक विशेष प्रकार की आकृति का इस्तेमाल किया था। हालांकि गोल्डन वुल्फ किलर की साधना मार्शल पूर्वज स्तर के पहले स्तर पर थी। हालांकि इस महिला की साधना का स्तर केवल 6ठे दर्जे के महान गुरु स्तर पर था। एक मार्शल ग्रैंडमास्टर और दूसरे मार्शल ग्रैंडमास्टर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था और इसे पार करना मुश्किल था। ये तो बहुत ही भयानक आकृति है। यह महिला कौन है? लू मिंग मन ही मन सोचने लगा। ठीक है, दूसरा पक्ष तो जा चुका है, अब आपको भी चले जाना चाहिए। उस युवती ने अपनी खूबसूरत आंखों से लू मिंग को देखा। उसकी आवाज अब भी ठंडी थी, मानो कोई पहुंच से बाहर की परी हो। क्या मैं जान सकता हूं कि आपने मुझे क्यों बचाया? लू मिंग ने कहा। वो थोड़ा उत्सुक था। वो इस महिला से पहले कभी नहीं मिला था,
तो उसने उसे बचाने के लिए इतना प्रयास क्यों किया और यहाँ तक कि मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर से भी क्यों लड़ाई की? उसे नहीं लगता था कि उसमें इतना आकर्षण है, और उस युवती के हाव भाव से भी ऐसा नहीं लगता था कि यह उसके आकर्षण के कारण था। वो इसी क्षण बैंगनी बांस के जंगल की गहराई से बिजली की एक तेज चमक निकली। नहीं, वो बिजली नहीं थी, वो एक तेंदुआ था, एक बिजली वाला तेंदुआ। बिजली की तरह चमकता तेंदुआ। लू मिंग की आंखें अचानक चमक उठी। उसे याद आया कि जब वह रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में शामिल हुआ था, तब उसने मूल्यांकन के दौरान एक बिजली तेंदुए के शावक को छोड़ दिया था और थोड़ा सा बिजली तेंदुए का रक्त प्राप्त किया था। हालांकि उसके सामने मौजूद बिजली की तरह चमकने वाला तेंदुआ शावक नहीं था, फिर भी वो बहुत छोटा था और पहले वाले बिजली की तरह चमकने वाले तेंदुए के शावक जैसा ही था। जब बिजली की तरह चमकने वाला तेंदुआ प्रकट हुआ, तो उसने लू मिंग को घूरकर देखा और कुछ बार भौंका। फिर वो लू मिंग के करीब आया और अपना सिर उसकी जांघ से रगड़ने लगा। क्या तुम वही हो जो उस समय आए थे? लू मिंग की आंखें चमक उठी। बिजली की तरह तेज तेंदुए ने सिर हिलाया। ये सचमुच उस समय का बिजली की तरह तेज तेंदुए का बच्चा था। क्या संयोग है! अगर तुमने छोटी शान को एक बार नहीं बचाया होता, तो क्या मैं तुम्हें इस बार बचाती? युवती की आवाज सुनाई दी। युवती की आवाज बेहद ठंडी थी, और उसने आगे कहा, अगर छोटी शान ने अभी तुम्हें पहचाना न होता, तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाती। यह अच्छा हुआ, तुमने एक बार छोटी शान को बचाया, और मैंने एक बार तुम्हें बचाया। हम एक दूसरे के ऋणी नहीं हैं। लू मिंग अवाक रह गया। यह महिला हद से ज्यादा घमंडी और निर्मम थी। साथ ही लू मिंग समझ गया कि उसने उसे इसलिए बचाया था क्योंकि बिजली के तेंदुए ने उसे खोज लिया था। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो तुमने ही मुझे बचाया है। लू मिंग तुम्हारा आभारी है। मैं अब चलता हूं। लू मिंग ने मुट्ठी बांधी और जाने के लिए मुड़ गया। एक पल इंतजार करें। अचानक ही उस युवती ने आवाज लगाई, क्या बात है, महोदया? लू मिंग ने पीछे मुड़कर पूछा। मैंने सुना है कि आप मुझे जी नियानकी कह रहे हैं। आप उसके दोस्त हैं, है ना? युवती ने पूछा। दोस्त? लू मिंग को शी नियानकी के साथ अपने संबंधों की याद आने लगी। जब जी नियानकी ने उसे देखा, तो अगर उसने उस पर हमला नहीं किया तो वो खुद को भाग्यशाली समझेगा। भला वो उसका दोस्त कैसे हो सकता था? लू मिंग ने सिर हिलाया। मैं शी नियानकी से सिर्फ एक बार मिला हूं। हम दोस्त नहीं हो सकते। मुझे परवाह नहीं कि तुम उसकी दोस्त हो या नहीं। अगली बार जब तुम उससे मिलो, तो मेरी मदद करना और उसे समझाना कि वह मुझसे आगे निकलने के बारे में सोचना छोड़ दे, क्योंकि यह सिर्फ समय की बर्बादी है। यह नामुमकिन है। युवती ने कहा। उसकी आवाज आत्मविश्वास और श्रेष्ठता की भावना से भरी हुई थी। इस भाव को देखकर लू मिंग को न जाने क्यों असहज महसूस हुआ। क्या मैं शी नियानकी के साथ आपके रिश्ते के बारे में जान सकता हूं? अगर मैं उससे मिलूंगा, तो मैं उसे जरूर बता दूंगा। लू मिंग ने शांत स्वर में कहा, उसकी आवाज ठंडी हो गई थी। मैं शी नियानजुन हूं, उसकी बहन, युवती ने कहा। जैसा कि उम्मीद थी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। लू मिंग का दिल हिल उठा। हालांकि दिखने में अलग होने के अलावा दोनों बहनें अन्य पहलुओं में बहुत भिन्न थीं। ठीक है, शैडो वुल्फ पवेलियन से यहाँ और भी लोग आएंगे। मैं जा रहा हूं, तो तुम भी चले जाओ। जिया नियानजुन ने उदासीनता से कहा। युवती, आप पहले क्यों नहीं जाती? मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। लू मिंग ने कहा। कृपया जैसे चाहे करो। जिया नियानजुन ने उदासीनता से कहा। शुरू से अंत तक उसने चांदी के भेड़िए के दो हत्यारों के शवों की ओर देखा तक नहीं। वो मुड़ी और चली गई। उसकी सफेद पोशाक 9 स्वर्गों की परी की तरह लहरा रही थी। क्या 7वीं कक्षा के एक महान मार्शल मास्टर द्वारा छोड़ी गई कोई चीज उसकी नजर में उल्लेख करने लायक नहीं है? लेकिन मैं इसे खोने वाला नहीं हूं। लू मिंग चांदी के रंग के 2 वुल्फ किलर्स के शवों की ओर बढ़ा। उसने उन दोनों के रक्त का सार ग्रहण किया और उनके भंडारण छल्ले उतार दिए। एक तेज गति से लू मिंग उस स्थान से निकलकर जंगल के भीतरी हिस्से की ओर चल पड़ा। पर्वतीय वन में प्राचीन वृक्ष आकाश को छूते हुए खड़े थे। लू मिंग ने 100 मील से अधिक की दूरी तय की। फिर एक विचार के साथ वो सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश कर गया और रक्तसार को परिष्कृत करने लगा। कुछ समय बाद ही 7वीं श्रेणी के दोनों ग्रैंडमास्टर की रक्त नलिकाओं को लू मिंग द्वारा परिष्कृत किया गया। उनकी साधना भी 7वीं श्रेणी के ग्रैंडमास्टर स्तर के मध्य चरण तक पहुंच चुकी थी। रक्तसार को परिष्कृत करने के बाद लू मिंग ने शैडो वुल्फ पवेलियन के हत्यारों से प्राप्त भंडारण रिंगों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। कुल 8 थे। अंत में उन्हें 60 मिलियन से अधिक चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। चांदी की मात्रा बहुत कम थी।
सबसे महत्वपूर्ण वस्तु आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। उन्हें छांटने के बाद उनकी संख्या 23,000 से अधिक थी। पहले से मौजूद क्रिस्टलों के अतिरिक्त लू मिंग के पास लगभग 40,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। चांदी और स्पिरिट क्रिस्टल के अलावा बाकी सब विविध वस्तुएं थीं जो लू मिंग के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थीं। क्या क्या ये भेस है? अचानक लू मिंग को कपड़ों और अन्य विविध वस्तुओं के बीच एक भेस बदलने का सामान मिल गया। शेडो वुल्फ पवेलियन एक हत्यारा संगठन था और उन्हें अक्सर लोगों की हत्या करने के लिए भेस बदलना पड़ता था। उनके लिए भेस बदलना एक सामान्य बात थी। लू मिंग ने गौर से देखा और पाया कि यह भेस बहुत ही बढ़िया गुणवत्ता का था। यह किसी दानव जानवर की खाल से बना होना चाहिए। लू मिंग ने अपना वेश बदल लिया। उसे बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ पहना ही ना हो, क्योंकि वो बहुत हल्का था। मुझे आश्चर्य है कि इसका क्या प्रभाव होगा। चलो बाहर जाकर देखते हैं। लू मिंग सर्वोच्च मंदिर से बाहर निकला और जंगल में एक तालाब के पास पहुंचा। उसने तालाब पर अपनी रोशनी डाली और उसे एक सांवले रंग का, ठंडे चेहरे वाला लगभग 20 वर्ष का युवक दिखाई दिया। क्या गजब का भेष है! वो बिल्कुल ही अलग इंसान लग रहा है। लू मिंग ने गौर से देखा तो पाया कि भेस उसके चेहरे पर मजबूती से चिपका हुआ था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसने भेस पहना हुआ है। तो फिर इसे दोबारा बदल दे। एक ही विचार से लू मिंग का शरीर चटक उठा और उसकी हड्डियों का कवच हिलने लगा। अंततः लू मिंग की लंबाई थोड़ी बढ़ गई और उसका शरीर थोड़ा और मजबूत हो गया। ये तभी संभव था जब लू मिंग का शरीर पुनर्तः द्वितीय श्रेणी का हो चुका हो। इससे उसके शरीर में मामूली बदलाव आ सकते थे। हालांकि बदलाव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वेश बदलने की मदद से लू मिंग पूरी तरह से एक अलग ही व्यक्ति बन गया था। यहां तक कि उसके सबसे करीबी लोग भी उसे पहचान नहीं पाते। अच्छा, इस तरह मुझे शेडो वुल्फ पवेलियन के पीछा करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही अगर मैं शाही राजधानी जाऊंगा तो कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। मेरे लिए अपने पिता के मामले की जांच करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। लू मिंग सोचने लगा। इसके बाद लू मिंग पहाड़ों में और अंदर की ओर बढ़ता चला गया। अपनी पिछली योजना के अनुसार वो शाही राजधानी की ओर जाते हुए खेती करेगा। अब लू मिंग की साधना की 3 मुख्य दिशाएं थीं। एक तो अग्नि की शक्ति को समझना था, दूसरा ऊंची उड़ान भरना था और तीसरा प्राचीन ढाल कला थी। गर्जन। 7 दिन बाद शल्कों से ढके एक छठे स्तर के तृतीय श्रेणी के राक्षसी जानवर के गले में लू मिंग के भाले से वार किया गया। वह दहाड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आत्मा को भस्म करने वाली रक्तरेखा सक्रिय हो गई और उसने राक्षसी जानवर के रक्तसार को भस्म कर लिया। उसी समय लू मिंग के हाथ में राक्षसी गोली प्रकट हुई। लू मिंग ने अपने रक्त वाहिकाओं के स्तर को बढ़ाने के लिए सभी रक्तसार का उपयोग किया, जबकि राक्षसी मूल का उपयोग अपनी साधना को बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक इसी तरह उसने राक्षसी जानवरों का शिकार करते हुए शाही राजधानी की ओर अपना रास्ता बनाया। 1 महीने बाद एक चिड़िया ने हवा में अपने पंख फड़फड़ाए और बेतहाशा भाग गई। उसके पीछे लू मिंग ने शून्य पर कदम रखा और बिजली की गति से उसके ठीक पीछे चलने लगा। भन 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 भन, हवा में तैरते हुए लू मिंग का शरीर मानो भारहीन हो गया था। कुछ 100 मीटर उड़ने के बाद लू मिंग धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जमीन पर उतरते ही उसने एक बड़े पेड़ की चोटी पर कदम रखा और उसका शरीर तीर की तरह आसमान में ऊपर की ओर उड़ गया, मानो वो तूफानी चिड़िया का पीछा कर रहा हो। आंधी गौरैया इतनी डर गई कि वो चीखने लगी और बेताब होकर इधर उधर उड़ने लगी। हालांकि उसने चाहे जो भी किया, वो लू मिंग से पीछा नहीं छुड़ा सकी। हा हा हा, लू मिंग दिल खोलकर हंसा। कुछ मील उड़ने के बाद वो एक पहाड़ की चोटी पर उतरा और पालथी मारकर बैठ गया। 1 महीने से अधिक के कठिन परिश्रम के बाद लू मिंग के हवाई करतब 5वें स्तर तक पहुंच गए थे। वो छठे स्तर से बस 1 कदम दूर था। अभी अभी जब वो आंधी वाली गौरैया का पीछा कर रहा था, अचानक उसे एक ज्ञानोदय हुआ। हवा अदृश्य है, लेकिन वो हर जगह मौजूद है। हवा हल्की और फुर्तीली, अनियमित फिर भी बिजली की तरह तेज। लू मिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप समझने की कोशिश करने लगा। वायु पर चलने का सिद्धांत शरीर में मौजूद वास्तविक ऊर्जा का उपयोग करके हवा के साथ तालमेल बिठाना था, ताकि थोड़े समय के लिए हवा पर सवारी करने का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। पहाड़ की चोटी से आती ठंडी हवा को महसूस करते हुए लू मिंग मुस्कुरा उठा। एक हरी भरी हवा उसके शरीर को घेर कर धीरे धीरे घूम रही थी। लू मिंग का शरीर पंख की तरह हल्का था, मानो किसी भी क्षण हवा उसे उड़ा ले जाएगी। एक अज्ञात समय के बाद भन भन, लू मिंग ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक कदम आगे बढ़ाया। उसके सामने एक चट्टान थी, लेकिन लू मिंग ऐसा लग रहा था मानो जमीन पर चल रहा हो।
वो कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। मिंग ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और हवा में ऐसे चलने लगा जैसे वह समतल जमीन पर चल रहा हो। मैं अंततः ऊर्ध्वगामी चरणों के छठे स्तर तक पहुंच गया हूं, जहां मार्शल आर्ट और मानव एक है। लू मिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। लू मिंग केवल चौथी श्रेणी का महान मार्शल मास्टर था और उसने कुछ ही समय पहले यह उपाधि प्राप्त की थी। फिर भी उसने उच्च कोटि की काली श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीक को इतनी निपुणता से विकसित कर लिया था कि वह मार्शल आर्ट के साथ एकरूप हो चुका था। अगर यह खबर फैलती तो बहुत से लोग आश्चर्यचकित रह जाते। ऐसा लगता है कि मैं सचमुच एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी हूं। लू मिंग ने गर्व से हंसते हुए कहा। पहले उसके पास मंत्रोच्चार की ध्वनि थी, जिससे वह अपनी मार्शल आर्ट तकनीकों को तेजी से विकसित कर पाता था, लेकिन अब वह ध्वनि गायब हो गई थी। लू मिंग उससे प्रतिदिन लड़ता था, फिर भी उसकी साधना की गति धीमी नहीं हुई थी। ये स्पष्ट था कि लू मिंग की प्रतिभा असाधारण थी। भन 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 भन, लू मिंग ने एक एक कदम बढ़ाते हुए कदम बढ़ाए। उसकी आकृति बिजली की तरह तेज थी, मानो वो शून्य को पार कर रहा हो। पलक झपकते ही वो कुछ 100 मीटर दूर पहुंच गया। हालांकि उसके गिरने का कोई संकेत नहीं था। लू मिंग हवा में चलता रहा। उसके शरीर में हल्कापन और अनिश्चितता का एक सूक्ष्म एहसास था। क्या ये हवा की ताकत है? लू मिंग ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। इससे पहले जब उसने आकाश की सीढ़ियों को समझकर पार कर लिया था, तब उसने स्थिति का लाभ उठाते हुए हवा की थोड़ी सी शक्ति को समझ लिया था। हालांकि यह केवल सतही खुशी थी, लेकिन लू मिंग पहले से ही बेहद खुश था। सामान्य लोगों को इसे समझने का अधिकार केवल मार्शल पूर्वज स्तर पर ही था। हालांकि लू मिंग की अग्नि शक्ति पहले ही प्रारंभिक सफलता के चरण तक पहुंच चुकी थी और उसने दूसरे प्रकार की ऊर्जा को भी समझ लिया था। हवा की ताकत, भविष्य में जब विंड और फायर का संयोजन होगा तो उनकी शक्ति निश्चित रूप से और भी अधिक चौंकाने वाली होगी। उसने हवा की शक्ति को प्रसारित किया और उसे ऊंचे कदमों के साथ मिला दिया, जिससे ऊंचे कदमों की शक्ति एक आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई। लू मिंग हवा में उछला और 2 किलोमीटर तक चलने के बाद धीरे धीरे नीचे उतरा। मूल रूप से भले ही उसने अपने आकाश चरणों को छठे स्तर तक विकसित कर लिया हो, अगर वो हवा में 1000 मीटर चल सकता है तो इसे अच्छा माना जाएगा। अचानक नीचे से एक चीख सुनाई दी। फिर एक सुनहरा बाज ऊपर की ओर उड़ा। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसके सुनहरे पंख सुनहरी दिव्य तलवारों की तरह लू मिंग की ओर बढ़े। एक 7वीं श्रेणी का तीसरे स्तर का राक्षसी जीव, स्वर्ण पंखों वाला बाज। आखिरकार मुझे एक अच्छा राक्षसी जीव मिल ही गया। लू मिंग की आंखों में एक झिलमिलाहट आई। अगले ही पल लू मिंग के सामने 2 प्राचीन ढालें प्रकट हुई। क्लैंग क्लैंग, सुनहरे पंख ढाल से टकराए, जिससे धातु के धातु से टकराने की आवाज आई और हवा में चिंगारियां उड़ने लगी। हालांकि लू मिंग के सामने की ढाल टस से मज नहीं हुई। मार डालो, हवा और आग। लू मिंग ने अपना भाला आगे बढ़ाया। भाले से तीव्र ज्वाला निकल रही थी। उसी समय हवा की गति के कारण आग और भड़क उठी, जिससे लू मिंग का लंबा भाला पूरी तरह से जलते हुए भाले में बदल गया। भाला सभी बाधाओं को चीरता हुआ सुनहरे पंखों वाले बाज की छाती में जा घुसा। तीव्र ऊर्जा ने पलक झपकते ही गोल्डन फेदर गोशॉक के आंतरिक अंगों को चीर डाला। गोल्डन फेदर गोशॉक ने एक तीखी चीख मारी और उसकी सांसें रुक गईं। उसने भाले के एक ही वार से कक्षा 7 के स्तर 3 के एक राक्षसी जानवर को मार डाला था। क्या हवा और आग के संयोजन की शक्ति वास्तव में इतनी चौंकाने वाली है? लू मिंग का चेहरा आश्चर्य से भर गया था। अभी तो हवा की शक्ति का ज्ञान उसके लिए प्रारंभिक अवस्था में ही था और उसने इसका केवल थोड़ा सा ही हिस्सा समझा था। कल्पना की जा सकती है कि यदि हवा की शक्ति के बारे में उसकी समझ बढ़ती जाए तो अग्नि शक्ति के साथ मिलकर यह निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली साबित होगी। हालांकि वायु और अग्नि एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें इतनी आसानी से संयोजित किया जा सकता है। यदि वे 2 विरोधी शक्तियां होती तो उन्हें संयोजित करना इतना आसान नहीं होता। लू मिंग की बात बिल्कुल स्पष्ट थी। इसके अलावा ये केवल एक प्रारंभिक संयोजन था। वे केवल एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे, वास्तविक विलय नहीं। अब मेरे पास आखिरकार मार्शल आर्ट्स के ग्रैंडमास्टर का सामना करते समय खुद को बचाने की कुछ क्षमता है। लू मिंग ने मन ही मन सोचा। पहले जब उसका सामना किसी मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर से होता था तो वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी बच नहीं पाता था, लेकिन अब लू मिंग को अधिक आत्मविश्वास था। लू मिंग ने शाही राजधानी की ओर जाते हुए भी साधना जारी रखी। लू मिंग को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए शाही राजधानी पहुंचने से पहले उन्होंने आधा महीना और बिताया। उनके सामने एक विशाल वस्तु प्रकट हुई।
वो असीम थी और पूरी दुनिया में इस तरह फैली हुई थी मानो प्राचीन काल से अस्तित्व में हो। जब वो अंदर गया तो उसे एहसास हुआ कि यह उससे भी बड़ा था। ब्लैक सिटी की दीवार 100 मीटर ऊंची थी और आसमान तक फैली हुई थी। उसे शहर की दीवार की लंबाई का अंदाजा भी नहीं हो रहा था, वो अंतहीन प्रतीत हो रही थी। ऐसा कहा जाता था कि धधकते सूरज के राज्य की राजधानी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओं में 100 मील लंबी थी। यह अत्यंत भव्य थी। शहर की दीवार पर कवचधारी सैनिकों की कतारें खड़ी थीं। हर सैनिक से एक शक्तिशाली आभा निकलती थी। जलते सूरज साम्राज्य की राजधानी, साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर था। ये शाही परिवार की शक्ति का केंद्र था। ऐसा कहा जाता है कि 800 साल पहले जलते सूरज का राजपरिवार सूर्य साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली शक्ति था। सभी प्रमुख संप्रदायों को राजपरिवार के सामने झुकना पड़ता था। उस समय जलते सूरज का शाही परिवार विश्व पर शासन करता था। जलते सूरज का साम्राज्य 10,000 शहरों पर राज करता था और उनकी शक्ति अपने चरम पर थी। दुर्भाग्यवश बनिंग सन साम्राज्य के शाही परिवार में आंतरिक कलह और अंतहीन युद्ध चल रहे थे। बाद में उनकी शक्ति कमजोर पड़ गई और संप्रदाय का उदय हुआ। विशेषकर 10 दिशाओं वाली तलवार विद्या ने शाही परिवार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और उनकी शक्ति भयावह स्तर तक बढ़ गई थी। जलते सूरज का शाही परिवार अब वापसी नहीं कर पाएगा। इस समय धधकते सूरज साम्राज्य के लोग केवल 5 महान संप्रदायों की ही परवाह करते थे। शाही परिवार का प्रभाव पहले से ही बहुत कमजोर था। लू मिंग मुख्य सड़क पर चलते हुए शाही राजधानी में प्रवेश कर गया। शाही राजधानी की सड़कें बेहद चौड़ी थीं और अगर 10 गाड़ियां भी एक साथ अगल बगल चले तो भी कोई समस्या नहीं होगी। सड़क के दोनों ओर दुकानें थीं, औषधि भंडार, हथियार शोधन मंडप इत्यादि। यह ऐसी जगह नहीं थी जिसकी तुलना उग्र पवन नगरी से की जा सके। यहां तक कि गहन तलवार नगरी भी इसके सामने कुछ नहीं थी। सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। लू मिंग उत्सुकता से चारों ओर देखते हुए आगे बढ़ा। जलते सूरज के राज्य की राजधानी इतनी बड़ी है, मुझे अपने पिता की खबर की जांच कैसे करनी चाहिए? लू मिंग सोचने लगा। एक पल के लिए तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हुआ ची ने कहा कि वह शाही राजधानी में है, तो शायद वह शाही राजधानी का ही कोई व्यक्ति हो। अगर मैं उसे ढूंढकर शाही राजधानी की मौजूदा स्थिति और सत्ता के बंटवारे के बारे में पूछ सकूं, तो यह मेरे अगले अभियान के लिए बहुत मददगार साबित होगा। हालांकि लू मिंग को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि उसे हुआ ची को ढूंढने का कोई तरीका नहीं पता था। इसे भूल जाइए, रेस्टोरेंट में बहुत सारी जानकारी है। चलिए पहले रेस्टोरेंट चलते हैं। खाना खाते समय हम और जानकारी जुटा लेंगे। जब सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई थी, तब लू मिंग एक रेस्तरां ढूंढने की योजना बना रहा था। अच्छा नहीं है, हुआ जी फिर से अपने युद्ध पशु को घुमाने के लिए यहाँ आया है क्या? जल्दी भागो। सड़कों पर भीड़ में अफरा तफरी मची हुई थी। भीड़ भागने लगी, सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। गर्जन। अचानक एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। फिर गली के अंत में एक विशालकाय प्राणी उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। वो एक भयानक राक्षस था, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर और लंबाई 6 से 7 मीटर थी। उसका शरीर धधकते लाल शल्कों से ढका हुआ था और वह जानलेवा आभा के साथ सड़क पर बेतहाशा दौड़ रहा था। प्रथम श्रेणी का तृतीय स्तर का कवच भेदने वाला राक्षस। लू मिंग ने एक ही नजर में उस राक्षसी जानवर की उत्पत्ति और स्तर को पहचान लिया। हाँ, हमला करो, जल्दी करो और हमला करो। कवच भेदने वाले उन जानवरों के पीछे घोड़ों पर सवार लोगों का एक समूह था, जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कवच भेदने वाले उस विशालकाय जीव के भागते ही सड़क पर चल रहे राहगीर उसे देखकर पीछे हट गए। यहां तक कि ग्रैंडमास्टर और उससे ऊपर के स्तर के कुछ विशेषज्ञों के चेहरे भी बदल गए और वे तुरंत एक तरफ हट गए। माँ, तुम कहाँ हो? लिंग डरी हुई है। अचानक सड़क के बीचों बीच एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। सड़क के बीचों बीच चोटी वाली 4 या 5 साल की एक छोटी बच्ची हाथ में कैंडी हॉस की एक स्टिक लिए रो रही थी। कवच भेदने वाला वो राक्षस छोटी बच्ची की ओर दौड़ रहा था। लिंग एयर, मेरी लिंग एयर को कौन बचाएगा? पास ही में एक महिला डर से चीखती हुई छोटी बच्ची की ओर दौड़ी। हालांकि वो स्पष्ट रूप से मार्शल आर्टिस्ट नहीं थी, इसलिए उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। आसपास मौजूद किसी भी अन्य मार्शल आर्टिस्ट ने कोई हरकत नहीं की। उन मार्शल आर्टिस्टों की आंखों में भय झलक रहा था। गर्जन। कवच भेदने वाले उस राक्षस ने उस छोटी बच्ची को साफ देख लिया। एक दहाड़ और आंखों में खून की प्यास लिए वो बच्ची की ओर दौड़ा। पलक झपकते ही वो छोटी बच्ची के काफी करीब पहुंच गया था।
कवच भेदने वाले उस जानवर ने अपना मुंह खोला और छोटी बच्ची को काट लिया। उसका विशाल मुंह इतना बड़ा था कि वो एक छोटी बच्ची को निगल सकता था। उनके पीछे घोड़ों पर सवार लोग हंस रहे थे। आर्मर ब्रेकर, इसका आनंद लो। सोने के धागों से बुने हुए वस्त्र पहने एक युवक ने उत्तेजित होकर चिल्लाया। इस समय तक छोटी बच्ची रोना भूल चुकी थी। वो बस उसे खाली निगाहों से घूर रही थी। स्पष्ट रूप से वो सदमे में थी। लिंग ए, महिला ने चीख मारी। लू मिंग ने भौहें चढ़ाईं। उन्होंने सचमुच सड़कों पर लोगों को खाने के लिए जंगली जानवर छोड़ दिए थे। क्या यह अब भी शाही शहर था? जैसे ही कवच भेदने वाला वो राक्षस छोटी बच्ची को काटने ही वाला था, लू मिंग हरकत में आया। उसका शरीर थोड़ा सा डगमगाया और वो बच्ची के बगल में प्रकट हो गया। उसने बच्ची को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और पीछे हट गया। गर्जन। अपने मुंह में मौजूद चर्बीदार मांस को छीने जाने पर कवच भेदने वाला वह जानवर गुस्से से दहाड़ा और अपनी आंखों में जानलेवा नजर लिए लू मिंग पर झपटा। भाड़ में जाओ। लू मिंग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वह जोर से चिल्लाया। कवच भेदने वाले जानवर से भी अधिक शक्तिशाली एक भयानक आभा फूट पड़ी। कवच भेदने वाले उस विशालकाय जानवर ने आंखों में भय लिए दहाड़ मारी। एक डरे हुए पिल्ले की तरह वह भाग गया। वहां कौन है? अगर तुमने इस युवा मालिक के युद्ध पशु को खाने से रोकने की हिम्मत की तो तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक भयंकर दहाड़ गूंज उठी। टा टा टा। 7 या 8 युद्ध के घोड़े सरपट दौड़ते हुए आए। सबसे आगे सोने के धागे से बुने हुए वस्त्र पहने हुए युवक था। उस युवक का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में दुर्भावना थी और वह लू मिंग को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। गर्जन। कवच भेदने वाला वो दानव सुनहरे वस्त्रधारी युवक के सामने खड़ा था। वो और भी साहसी प्रतीत हो रहा था और लू मिंग पर गुर्राया। छोटी बहन, क्या तुम ठीक हो? लू मिंग ने सामने वाले की तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय उसने अपनी बाहों में बैठी छोटी बच्ची को देखकर मुस्कुराया। मैं ठीक हूं, लिंग भी ठीक है, धन्यवाद बड़े भाई। छोटी बच्ची ने आज्ञाकारी स्वर में कहा। इस समय महिला दौड़कर वहां पहुंच चुकी थी। लू मिंग को आश्चर्य हुआ कि महिला ने तुरंत छोटी बच्ची की ओर नहीं देखा। इसके बजाय वो सुनहरे वस्त्रधारी युवक के सामने घुटनों के बल बैठ गई और चिल्लाई, छोटे राजकुमार, मैं आपसे विनती करती हूं कि लिंग को जाने दे। लिंग केवल 5 वर्ष की है। कुतिया, किनारे जाकर मर जा। सुनहरे वस्त्र पहने युवक के बगल में दुबले पतले चेहरे वाले एक युवक ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई नर्म चाबुक निकाली और स्त्री के शरीर पर कोड़े मारे। तुरंत ही स्त्री के शरीर पर खून का निशान उभर आया और खून रिसने लगा, जिससे उसके कपड़े लाल हो गए। माँ, छोटी बच्ची चिल्लाई। हालांकि महिला ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उठने की कोशिश करने लगी। वो सुनहरे वस्त्र पहने युवक के सामने घुटने टेकती रही और चिल्लाई, छोटे राजकुमार, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया एक अच्छा काम कीजिए और लिंग को जाने दीजिए। धप 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 महिला का माथा जमीन पर जा लगा। उसका माथा फट गया और खून बहने लगा। चापलूसी करने का क्या फायदा? वो छोटी बच्ची तो निश्चित रूप से मर चुकी है। बिल्कुल सही। हुआजी वॉरबीस्ट की नजर जिस भोजन पर है, उसे प्रणाम करके कैसे निपटाया जा सकता है? उस नौजवान के लिए बहुत दुख की बात है। वो शायद अभी अभी राजमहल की राजधानी पहुंचा ही था, लेकिन उसने इस मामले में दखल दिया। मुझे डर है कि उसका अंत दुखद होगा। वो सिर्फ अपनी बदकिस्मती को ही दोष दे सकता है। आसपास से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी क्योंकि उसे डर था कि हुआजी उसे सुन लेगी। लेकिन लू मिंग का साधना स्तर क्या था? उसने फिर भी हर एक शब्द सुन लिया। लेकिन वो बस मुस्कुराया। वो स्त्री लगातार प्रणाम करती रही। युद्ध के घोड़े पर सवार सुनहरे वस्त्र पहने युवक हुआजी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी संकीर्ण आंखों में हत्या का भाव स्पष्ट झलक रहा था। मैंने तुम्हें यहां से चले जाने को कहा था, क्या तुमने मुझे सुना नहीं? दुबले पतले चेहरे वाले उस युवक के चेहरे पर एक क्रूर भाव प्रकट हुआ जब उसने महिला को फिर से कोड़े मारे। लू मिंग ने भौहें चढ़ाईं। उसने हाथ बढ़ाकर नर्म चाबुक पकड़ लिया। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दखल देने की जब मैंने तुम्हें देखा तक नहीं? अब घुटनों के बल बैठो और खुद को 100 बार थप्पड़ मारो। इस छोटी बच्ची को आज्ञाकारी बनाकर नीचे रखो और दफा हो जाओ। दुबले पतले चेहरे वाले उस युवक ने लू मिंग की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। लू मिंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने दुबले पतले चेहरे वाले युवक को ठंडेपन से देखा। बच्चे, तुम क्यों नहीं छोड़ रहे हो? ठीक है, चूंकि ऐसा है तो तुम भी मेरे युवा स्वामी के युद्ध पशु का भोजन बनोगे। दुबले पतले चेहरे वाले उस युवक ने मुलायम चाबुक को खींचा, लेकिन पाया कि वह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। इसलिए उसने तुरंत फिर से चिल्लाया।
क्या आप आमतौर पर अपने युद्ध पशुओं को मनुष्यों का भोजन कराते हैं? लू मिंग ने ठंडे स्वर में पूछा। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? ये नीच लोग चींटियों के समान है। मेरे युवा स्वामी के युद्ध पशु का भोजन बन पाना, यह उनका सौभाग्य है जिसे उन्होंने कई जन्मों तक संजोकर रखा है। दुबले पतले चेहरे वाले युवक ने घमंड से चिल्लाते हुए कहा। उसने लू मिंग को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। तुम क्या बात कर रहे हो? जल्दी करो और इस बच्चे को मार डालो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो कवच तोड़ने वाला भूखा है? इस समय हुआ जी ने उदासीनता से कहा। उसकी आवाज में थोड़ी अधीरता झलक रही थी। दुबले पतले चेहरे वाले युवक का चेहरा एकदम बदल गया। उसने लू मिंग को गुस्से से देखते हुए चिल्लाकर कहा, बदमाश, तो मैं तुझे यहां से भगा देता हूं। इतना कहते ही वह अपने युद्ध के घोड़े से कूदा और चील की तरह लू मिंग पर झपटा। उसकी गति में कोई कमी नहीं थी। प्रथम श्रेणी के महान मार्शल मास्टर का क्षेत्र। लू मिंग की आंखों में एक झिलमिलाहट आई। दुबले पतले चेहरे वाला ये युवक 30 वर्ष का भी नहीं था, लेकिन उसकी साधना पहले से ही प्रथम श्रेणी के महान मार्शल मास्टर के स्तर पर थी। हालांकि लू मिंग के सामने ये काफी नहीं था। उसने अपने हाथ में मौजूद मुलायम चाबुक को झटका दिया और एक शक्तिशाली वास्तविक ची ऊर्जा फूट पड़ी और मुलायम चाबुक के साथ प्रवाहित होने लगी। दुबले पतले चेहरे वाले उस युवक के एक हाथ में अभी भी नर्म चाबुक था। अचानक उसे चाबुक से शक्ति का एक तीव्र प्रवाह महसूस हुआ। ये शक्ति उसकी हथेली में समा गई और लगभग उसे फाड़ ही डाला। एक भयानक घाव उभर आया। उसने नर्म चाबुक को भी छोड़ दिया। भन भन। लू मिंग ने कोमल चाबुक को सांप की तरह घुमाया। वो लुढ़क कर पतले चेहरे वाले युवक की गर्दन के चारों ओर लिपट गया। फिर एक झटके में पतला चेहरा वाला युवक धूल का बादल उड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। महज एक ही झटके में दुबले पतले चेहरे वाला प्रथम श्रेणी का महान मार्शल मास्टर युवक एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था। चारों ओर से सिसकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कितना शक्तिशाली! उसने एक ही चाल में फैसला कर दिया। इसमें आश्चर्य की बात क्या है? उसने हुआ जी के आदमियों को पीटने की हिम्मत की। अब तो उसका काम तमाम हो गया। लगता है ये युवक सचमुच यहाँ पहली बार आया है। तुम सही कह रहे हो, हुआ जी उसे कभी जाने नहीं देगी। इसी क्षण दुबले पतले चेहरे वाले युवक ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी। अरे सच में? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें शैतानी जानवरों को खिला दूंगा। लू मिंग की आंखें ठंडी थीं। उसने अपने हाथ में मौजूद नर्म चाबुक को झटका दिया और दुबले पतले चेहरे वाले युवक का शरीर कवच भेदने वाले जानवर की ओर उड़ गया। उसी समय दुबले पतले चेहरे वाले युवक के हाथ पर लगा खून भी कवच भेदने वाले उस जानवर के मुंह में छलक गया। रक्त की ऊर्जा से उत्तेजित होकर कवच भेदने वाले उस जानवर ने एक दहाड़ मारी और उसकी आंखों में खून की प्यास वाली रोशनी और भी तेज हो गई। गर्जन। एक दहाड़ के साथ उसने अपना खून से सना मुंह खोला और पतले चेहरे वाले युवक को काट लिया। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। दुबले पतले चेहरे वाला वो युवक इतना भयभीत था कि चीखते चिल्लाते उसकी आत्मा मानो उड़ ही गई। उसे देखो, मत देखो। लू मिंग ने छोटी बच्ची की आंखों को ढक लिया। पुची। कवच भेदने वाले उस दरिंदे ने दुबले पतले चेहरे वाले युवक की एक भुजा काट डाली। दुबले पतले चेहरे वाले उस युवक ने तीखी चीख मारी। गर्जन। कवच भेदने वाले उस राक्षस ने दहाड़ मारी और उसकी रक्त पिपासा वाली रोशनी और भी तीव्र हो गई। आर्मर ब्रेकर, रुक जाओ। हुआ जी अपने युद्ध अश्व पर सवार होकर दहाड़ा। हालांकि कवच भेदने वाले उस जानवर ने उसकी एक भुजा काट दी थी। खून के बहाव से उत्तेजित होकर वह बेकाबू हो गया। उसने हुआ जी की बातों को अनसुना कर दिया और दुबले पतले चेहरे वाले उस युवक पर झपटने लगा। आह आह, मदद करो, मदद करो। दुबले पतले चेहरे वाला युवक चीखने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह नर्म चाबुक से जकड़ा हुआ था और बिल्कुल भी भाग नहीं सका। लू मिंग ने नर्म चाबुक खींचा और दुबले पतले चेहरे वाला युवक उसकी ओर उड़कर आया। कवच भेदने वाला वो जानवर दहाड़ा और झपट्टा मारता रहा। लू मिंग ने छोटी बच्ची को नीचे उतारा और एक कदम आगे बढ़कर कवच भेदने वाले उस जानवर के सिर पर अपनी हथेली रख दी। धमाका। कवच भेदने वाले उस विशालकाय जानवर के शरीर को लू मिंग ने जमीन पर दबा दिया, जिससे जमीन पर दरारें पड़ गईं। कवच भेदने वाला वो जानवर दहाड़ा और छटपटाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दुबले पतले चेहरे वाले युवक ने चीख मारी। उसने लू मिंग को हैरानी से देखा। उसकी आंखों में कुछ संदेह था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लू मिंग उसे क्यों बचाना चाहता है। गलत मत समझो, मेरा इरादा तुम्हें बचाने का नहीं है। मैं बस तुम्हें यह महसूस कराना चाहता हूं कि किसी राक्षसी जानवर द्वारा खाए जाने का दर्द कैसा होता है। लू मिंग ने उदासीनता से कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी।
नहीं, ऐसा मत करो, कृपया मुझे जाने दो। दुबले पतले चेहरे वाले युवक ने चीख मारी। तुम्हें जाने दूं? नहीं, अपने परिवार के युवा स्वामी के राक्षसी जानवर का भोजन बनने की क्षमता, यह एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे तुमने कई जन्मों तक अर्जित किया है। मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करनी ही होगी। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। दुबले पतले चेहरे वाले उस युवक ने अभी अभी यही वाक्य कहा था। नहीं, नहीं, मैं तो बस बकवास कर रहा हूं। इसे बस एक फौज समझो और भूल जाओ। दुबले पतले चेहरे वाले उस युवक ने कांपती हुई आवाज में कहा। पर्याप्त। अपने युद्ध अश्व पर सवार हुआ जी का चेहरा बेहद उदास था। उसने लू मिंग की ओर देखकर कहा, बच्चे, यह नाटक यहीं समाप्त होता है। 3 सांसों में अपनी साधना को नष्ट करो और मेरे सामने 18 बार प्रणाम करो, फिर मैं आज का मामला यहीं समाप्त कर दूंगा। उनके शब्दों ने आसपास के लोगों को चौंका दिया। क्या हुआ जी लू मिंग को जाने देने के लिए तैयार थी? यह एक दुर्लभ घटना थी। ऐसा लग रहा था कि हुआ जी लू मिंग से थोड़ा डरती थी। हुआ जी अपने युद्ध के घोड़े पर बैठा था और लू मिंग को नीचे देख रहा था। उसके विचार में ऐसी शर्त रखकर वह लू मिंग पर पहले से ही बहुत बड़ा उपकार कर रहा था। हालांकि लू मिंग को ये बात पसंद नहीं आई। तुम सब मेरी नजरों से दूर हो जाओ और मैं इस बात को जाने दूंगा। लू मिंग चिल्लाया। इससे आसपास के लोग अचंभित रह गए। हुआ जी को चले जाने के लिए कह दे। ऐसा लग रहा था कि वह हुआ जी की पहचान के बारे में सचमुच कुछ नहीं जानता था। एक तरफ खड़ी महिला ने लिंग एयर को कसकर पकड़ रखा था और वह कांप रही थी मानो वह बेहद डरी हुई हो। हुआ जी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर मानो उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो, वह हंसते हुए बोला, मुझे चले जाने को कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, अब तुम्हारे पास जीने का एकमात्र मौका भी नहीं बचा, उसे मार डालो। हाँ, हुआ जी के पीछे 6 आकृतियां अपने युद्ध घोड़ों से कूद गईं। उन 6 अधेड़ उम्र के पुरुषों की आंखें चमक रही थीं और जैसे ही वे उठे उनकी आभा विस्फोटित हो उठी। वे सभी महान मार्शल आर्ट के उस्ताद थे। उनमें से सबसे कमजोर द्वितीय श्रेणी के महान मार्शल मास्टर स्तर पर था, जबकि सबसे मजबूत तृतीय श्रेणी के महान मार्शल मास्टर स्तर पर पहुंच चुका था। द्वितीय श्रेणी के 3 महान मार्शल मास्टर और तृतीय श्रेणी के 3 महान मार्शल मास्टर ने मिलकर काम किया और उनकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। वे लू मिंग को एक ही झटके में मारना चाहते थे। हालांकि लू मिंग ने उन पर केवल उदासीनता से एक नजर डाली और फिर अपनी हथेली हिला दी। उसकी हथेली पर एक ऊर्जा की चमक दिखाई दी। लू मिंग ने हवा की शक्ति को उसमें समाहित कर लिया था, जिससे उसकी हथेली अविश्वसनीय गति से हिलने लगी। पा पा पा। भीड़ ने सिर्फ 6 थप्पड़ों की आवाज सुनी और फिर उन 6 हटे कट्टे आदमियों को अपनी छलांग से भी तेज गति से पीछे की ओर गिरते देखा। वे 6 टूटे हुए बोरे की तरह जमीन पर धड़ाम से गिरे। सभी ने देखा कि उन 6 हटे कट्टे आदमियों में से प्रत्येक के चेहरे का बायां हिस्सा सूजा हुआ था और उस पर हथेली का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। सिसी गू ठंडी सांसें लेने की आवाजें गूंज उठी। ये सब देखकर कई लोगों की आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आईं। एक ही थप्पड़ ने 6 महान मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को हवा में उछाल दिया। वे सभी द्वितीय या तृतीय श्रेणी के महान मार्शल आर्ट मास्टर थे। लू मिंग देखने में 20 साल का लग रहा था, लेकिन वो बेहद खौफनाक था। आखिर यह युवा विशेषज्ञ आया कहां से? ये बेहद चौंकाने वाला था। दुबले पतले चेहरे वाला वो युवक स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में निराशा छाई हुई थी। कवच भेदने वाला वो विशालकाय जानवर भी स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में व्याप्त रक्त पिपासा गायब हो गई और उसकी जगह भय ने ले ली और वो पीछे हटता चला गया। हुआ जी भी स्तब्ध रह गया। कुछ देर बाद उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और गुस्से से चिल्लाया, छोटे कमीने, अब भी पलटवार करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम मर चुके हो। मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर राक्षसी जानवरों को खिला दूंगा। ये सब मेरी जान लेना चाहते हैं और मैं इनका मुकाबला भी नहीं कर सकता। लू मिंग ने व्यंग्य किया। उसकी आंखें ठंडी थीं और वह हुआ जी की ओर बढ़ा। ये हास्यास्पद था। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि हुआ जी क्या सोच रहा है। क्या वह सोचता था कि वह दूसरों से श्रेष्ठ पैदा हुआ है, कि वह दूसरों का अपमान कर सकता है और मनचाहे ढंग से उनकी जान ले सकता है, और दूसरे उसका मुकाबला नहीं कर सकते और बस उसके द्वारा मारे जाने का इंतजार करते रहेंगे? ये तो हास्यास्पद था। आप क्या करना चाहते हैं? हुआ जी का चेहरा बेहद उदास था। उसकी आंखों में हत्या का इरादा इतना प्रबल था कि उसे बुझाया नहीं जा सकता था। वो लू मिंग के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बेताब था। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें अपने उन जानवरों को दूसरे लोगों की जान खिलाना पसंद नहीं है? मैं सचमुच जानना चाहता हूं, जब तुम उस जानवर का भोजन बन जाओगे तो तुम्हारे चेहरे पर क्या भाव होंगे? लू मिंग धीरे धीरे हुआ जी की ओर बढ़ा और हल्के से मुस्कुराया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। हुआ जी चिल्लाया, तुम कौन हो? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लू मिंग ने उदासीनता से जवाब दिया, तो तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं स्वर्ग के राजा का पुत्र हूं। क्या तुम नहीं जानते कि मेरे पिता स्वर्ग के राजा हैं? यदि तुम अभी घुटने टेककर अपनी गलती स्वीकार कर लो तो तुम अभी भी जीवित रह सकते हो। हुआ जी लगातार चिल्लाता रहा, उसकी आंखों में निर्ममता की चमक थी। पता चला कि लू मिंग को उसकी पहचान का पता नहीं था। अब जब उसने अपनी पहचान उजागर कर दी थी तो उसे विश्वास था कि लू मिंग डर के मारे मर ही जाएगा। लेकिन वो निराश था। लू मिंग का रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने पलक तक नहीं झपकाए। ऐसा प्रतीत होता था कि स्वर्ग के राजा के नाम का लू मिंग पर कोई प्रभाव नहीं था। हुआ जी के चेहरे के भाव बदल गए। वो बेहद बदसूरत लग रहा था और घबराया हुआ था। दांत पीसते हुए हुआ जी ने कहा, ठीक है, बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चलो चलें। जाना। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? लू मिंग की शांत आवाज सुनाई दी। वह आगे बढ़ा और हुआ जी के सामने प्रकट हुआ। बच्चे, इतने कृतघ्न मत बनो। कसम से, अगर तुमने आज मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगी कि तुम्हारी मौत बिना दफन किए ही हो जाए। हुआ जी दहाड़ा। क्या सच में? लू मिंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। तो मुझे और भी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। लू मिंग की हथेली लाल रंग से चमक उठी और उसने हुआ जी को पकड़ लिया। रुको, नौजवान, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। मेरे युवा मालिक को उकसाना ठीक नहीं है। 6 हटे कट्टे आदमी फिर से दौड़ पड़े और उनमें से एक दहाड़ उठा। तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है। वो लू मिंग ने अपनी उंगली को भाले की तरह इस्तेमाल किया और वार किया। 6 प्रकाश किरणें फूट पड़ी। बैंग बैंग। 6 हटे कट्टे आदमियों ने दहाड़ लगाई और रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। वे एक बार फिर हवा में उछल गए और मुंह भरकर खून उगलने लगे। हुआ जी के चेहरे के भाव बदल गए। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लू मिंग ने हुआ जी पर पंजा मारा। आह! हुआ जी ने चीख मारी और विरोध करने की कोशिश की। हालांकि उसके सारे हमले पल भर में नाकाम हो गए। लू मिंग ने उसका गला पकड़ लिया। आह! हुआ जी ने जी जान से संघर्ष किया, लेकिन वह लू मिंग के हाथों में एक छोटे चूजे की तरह था। वो किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं कर सका। सन्नाटा। इस क्षण मानो आकाश और पृथ्वी के बीच की हवा जम गई हो। सभी लोग अचंभित होकर लू मिंग को देख रहे थे। हुआ जी की पहचान जानने के बाद भी लू मिंग इतना दुस्साहसी था कि उसने हुआ जी का गला पकड़ने की हिम्मत की। 5 संप्रदायों के अभिजात वर्ग में भी ऐसा करने का साहस नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह आखिरकार शाही राजधानी थी, शाही परिवार की शान। युवा राजकुमार को छोड़ दो। 6 हटे कट्टे आदमी अपनी चोटों की परवाह किए बिना दौड़ पड़े। अगर आप नहीं चाहते कि वो मरे तो आगे बढ़ो और हमला करो, लू मिंग ने कहा। वे 6 हटे कट्टे आदमी तुरंत रुक गए। लू मिंग की आकृति हिली और वह कवच भेदने वाले राक्षस के सामने प्रकट हो गया। गर्जन। कवच भेदने वाला वो जानवर लू मिंग से बहुत डरा हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था। लू मिंग ने अपनी उंगली झटक दी और भाले जैसी रोशनी की एक किरण कवच भेदने वाले जानवर के शरीर पर मौजूद शल्कों को भेद गई, जिससे खून बहने लगा। गर्जन। कवच भेदने वाला वह राक्षस घायल हो गया और गुस्से में दहाड़ उठा। उसकी आंखें लाल थी और वह जानलेवा आभा से भरा हुआ था। चलो भी। लू मिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और हुआ जी को कवच भेदने वाले जानवर के मुंह की ओर भेज दिया। हालांकि कवच भेदने वाले उस राक्षस ने हुआ जी की ओर हिचकिचाहट भरी नजरों से देखा। ऐसा लग रहा था मानो वो हुआ जी से डरा हुआ हो। लू मिंग मुस्कुराया और अपने हाथ से हुआ जी की बांह काट दी। खून की एक धारा बहकर कवच भेदने वाले उस जानवर के मुंह में चली गई। गर्जन। कवच भेदने वाला वो राक्षस घायल होने के बाद बेकाबू हो गया और अब मुंह में खून भरा होने के कारण उसने अपना मुंह खोलकर दहाड़ मारी। वो खून की प्यास से भरा हुआ था और उसकी आंखों में लालच झलक रहा था। वो हुआ जी को घूर रहा था। नहीं, ऐसा मत करो। हुआ जी ने बेबसी से चीख मारी। वो लगभग बुरी तरह डर गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे राक्षसी जानवरों ने कई लोगों को खा लिया है। अब तुम्हारे कवच भेदने वाले जानवर ने तुम्हें खा लिया है। तुम इसके लायक ही हो, लू मिंग ने उदासीनता से कहा। आसपास मौजूद सभी लोग इस दृश्य को देखकर बेहद स्तब्ध रह गए और उनके मुंह खुले रह गए। लू मिंग बहुत ही साहसी था। वो वास्तव में चाहता था कि कवच भेदने वाला जानवर हुआ जी को खा जाए। कई लोग मन ही मन खुश हो रहे थे।
हुआ जी ने अपने रुतबे का दुरुपयोग करते हुए शाही शहर में हर तरह के बुरे काम किए थे। ये कहा जा सकता है कि उसने स्वर्ग को क्रोधित कर दिया था और जनता को नाराज कर दिया था, लेकिन किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पिता दमन के स्वर्गीय राजा थे। इसे स्वर्ग को दबाने वाली शक्ति के रूप में जाना जाता था, इसलिए कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितनी शक्तिशाली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्ग के राजा और 10 दिशाओं के तलवार स्कूल के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध था। गर्जन कवच भेदने वाले उस जानवर ने दहाड़ मारी और आगे बढ़कर हुआ जी को काट लिया। नहीं, 6 अधेड़ उम्र के पुरुष जोर से चिल्लाए, आह! हुआ जी ने बेहद दर्दनाक चीख मारी। वो बेहद नाराज और दुखी था। उसके बाद एक भयानक दुर्गंध आई। हुआ जी इतना डर गया कि उसने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और एक कदम पीछे हट गया। कवच भेदने वाले इस जानवर का निशाना चूक गया। आह! हुआ जी चीखता रहा। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि सब ठीक है और वह चुप हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। उनके चेहरे लाल हो गए थे और वे जाहिर तौर पर हंसना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उसी समय हुआ जी की नाक में एक दुर्गंध आई। पल भर में उसका चेहरा पीला से हरा और फिर लाल हो गया। इस समय वो चाहता था कि उसे जमीन में कोई छेद मिल जाए जिसमें वह छिप सके। आह आह आह! धिक्कार है, धिक्कार है! हुआ जी ने मन ही मन दहाड़ा। एक नौजवान राजकुमार जो बिना किसी कारण के एक राक्षसी जानवर को दूसरों को खाने देता है, पता चलता है कि उसमें बस इतनी ही हिम्मत है। वो इतना डर गया था कि उसने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। आज मैंने कुछ नया सीखा, हा हा हा। लू मिंग ने लापरवाही से हुआ जी को एक तरफ धकेल दिया। उसने हुआ जी की तरफ देखा तक नहीं और हंसते हुए चला गया। दरअसल शुरू से ही उसका हुआ जी को मारने का कोई इरादा नहीं था। उसके शाही शहर आने का मुख्य कारण अपने पिता की जांच करना था। अगर उसने हुआ जी को मार डाला तो स्वर्ग का राजा निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएगा और उसके लिए शाही शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। अब वो केवल हुआ जी को सबक सिखा रहा था। उसने जो दुश्मनी पैदा की थी वो केवल हुआ जी और युवा पीढ़ी के बीच थी। स्वर्ग के राजा को हस्तक्षेप करने में शर्म आ रही थी। कम से कम ऊपरी तौर पर तो वो शर्मिंदा थी। लू मिंग युवा पीढ़ी से नहीं डरता था। धिक्कार है, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, चाहे तुम कोई भी हो। हुआ जी के दिल में गुस्सा उबल रहा था लेकिन लू मिंग के वापस आने के डर से उसने इसे जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं की। आज जो कुछ हुआ है उसके बारे में जो कोई भी किसी को बताएगा, मैं उसके पूरे परिवार को मार डालूंगा। लू मिंग के दूर चले जाने के बाद हुआ जी ने अपने आसपास की भीड़ की ओर देखा और गुस्से से चिल्लाए। भीड़ तिरस्कार से भरी थी। ये हुआ जी सचमुच एक गुंडा था। उसने लू मिंग के सामने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। लू मिंग के जाने के बाद उसने फिर से अपनी ताकत का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि वे लू मिंग जितने साहसी नहीं थे और केवल सिर हिलाकर ही अपनी इच्छाशक्ति का प्रदर्शन कर सके। चल दर! हुआ जी ने आवाज लगाई और जल्दी से चली गई। उसे अपनी पैंट बदलने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी। लू मिंग ने इस इलाके में रेस्तरां नहीं ढूंढा। उसने आगे चलकर आराम करने के लिए कोई जगह खोजने की योजना बनाई थी। भाई, कृपया प्रतीक्षा करें। कुछ देर चलने के बाद अचानक उसे पीछे से एक चीख सुनाई दी। लू मिंग उत्सुक हो गया। वो रुका और पीछे मुड़ा। उसके पीछे 2 लोग उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहां 2 युवक और एक महिला थी। वो लगभग 18 या 19 वर्ष की थी और लू मिंग से थोड़ी बड़ी थी। वो बहुत सुंदर थी। वहां करीब 15 या 16 साल का एक युवक भी था। वो दिखने में उस महिला जैसा ही था। उसके होंठ लाल और दांत सफेद थे। वो बहुत ही आकर्षक था। लू मिंग की भौहें थोड़ी हिली। वो इन दोनों लोगों को नहीं जानता था। उसे नहीं पता था कि वे उसे क्यों ढूंढ रहे थे। क्या वे हुआ जी के आदमी हो सकते हैं? क्या तुम दोनों मुझे ढूंढ रहे हो? लू मिंग ने पूछा। जी हाँ, मैं मिंगजू हूँ और हुआ जी को सबक सिखाने के लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। युवती ने अपनी मुठियां जोड़ ली। मेरा नाम मिंग फैंग है। मेरा नाम मिंग फैंग है। आपका नाम क्या है भाई? अभी अभी बहुत अच्छा लगा। मैं मदद करना चाहता था लेकिन मेरी बहन ने मुझे रोक दिया। युवक ने बड़ी जोश से आवाज लगाई। उनकी आंखें पवित्र थी और उनके मन में कोई बुरी मंशा नहीं थी। वे जो कहना चाहते थे वो सच था। मैं तियान्युन हूँ। लू मिंग ने मन ही मन बुदबुदाया। तियान्युन लू युनटियन के नाम का उल्टा था। चूंकि उसने अपना रूप बदल लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अपना नाम भी बदलना पड़ा। तो ये हैं भाई तियान। भाई तियान, आप दिखने में तो जवान लगते हैं,
लेकिन आपकी साधना इतनी गहरी है कि सचमुच प्रशंसनीय है। आप हुआ जी से बिल्कुल नहीं डरते, और आपने तो उस पर हमला भी कर दिया। मुझे आप पर शर्म आती है। मिंगजू ने कहा, आप बहुत ही विनम्र हैं। अभी तो बस थोड़ी सी कोशिश हुई थी, कुछ भी नहीं। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। बड़े भाई तियान्युन, आप बहुत ही विनम्र हैं। मेरे पास उस तरह की साधना नहीं है, वरना मैं उस हुआ जी को सबक सिखा देता। हा हा हा, उसने तो अभी अभी पैंट में पेशाब कर दिया। बहुत मजा आया। आगे चलकर राजमहल में जरूर सनसनी मचेगी। मिंग फैंग जोर से हंसा। वह वाकई में अपनी चालें चलने में माहिर था और उसने सीधे उसे बड़े भाई तियान्युन कहकर पुकारा। लू मिन को कोई आपत्ति नहीं थी। वो बस मुस्कुराया। भाई तियान, ये शाही शहर में आपकी पहली यात्रा होनी चाहिए, है ना? मिंगजू ने पूछा। इतना खराब भी नहीं। लू मिंग ने सिर हिलाया। मिंगजू ने सिर हिलाया और, जैसा कि उम्मीद थी, जैसे भाव से बोली, भाई तियान, भले ही वह हुआ जी एक निकम्मा अमीर लड़का है और उसका कोई जिक्र करने लायक नहीं है, लेकिन उसके पिता स्वर्गीय दमन के राजा है। आपको सावधान रहना चाहिए। स्वर्गीय राजा झेन, क्या वो बहुत शक्तिशाली है? लू मिंग ने पूछा। सच कहूं तो उसने पहले कभी स्वर्गीय दमन राजा के बारे में नहीं सुना था। मजबूत, बेशक वो मजबूत है। मिंगजू की आंखों में भय की एक झलक दिखाई दी और उसने कहा, स्वर्गीय दमन राजा वर्तमान सम्राट के बड़े भाई हैं। उनकी साधना अत्यंत गहन है और वे विश्व की आधी से अधिक सैन्य शक्ति के प्रभारी हैं। उन्हें कभी पराजित नहीं किया गया है। कहा जाता है कि 10 दिशाओं के तलवार स्कूल के साथ उनका संबंध भी असाधारण है। ओह, वह तो वाकई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, जिससे उसके चेहरे पर कोई डर नहीं दिखाई दिया। भले ही वो जानता हो कि स्वर्ग का राजा किस प्रकार का व्यक्ति है, फिर भी वो वही करेगा जो उसे करना होगा। लू मिंग के शांत स्वभाव को देखकर वो मन ही मन प्रभावित हुई। बड़े भाई तियान्युन, क्या आप भी जनरल स्टार हॉल में शामिल होने आए हैं? मिंग फैंग ने अचानक पूछा। जनरल स्टोर्स हॉल? लू मिंग स्तब्ध और संदेह से भरा हुआ था। जी हाँ, जनरल स्टोर्स हॉल शाही परिवार द्वारा स्थापित एक ऐसा स्थान है जहां दुनिया भर के सभी प्रतिभाशाली लोगों को विशेष रूप से इकट्ठा किया जाता है। 5 महान संप्रदायों के अलावा ये धधकते सूरज साम्राज्य में सबसे अधिक प्रतिभाशाली लोगों का स्थान है। मिंग फैंग ने जवाब दिया। क्या सच में ऐसी कोई जगह है? लू मिंग के चेहरे के भाव बदल गए। भाई तियान, अगर आप कुछ मामलों को निपटाने के लिए शाही शहर आए हैं, तो आप बहुत जल्द चले जाएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप शाही शहर में स्थायी रूप से रहने की योजना बना रहे हैं, तो मुझे आपत्ति होगी अगर आप जनरल स्टार हॉल में शामिल हो जाएं। जनरल स्टोर्स हॉल का निर्माण ब्लेजिंग सन साम्राज्य के पूर्व सम्राटों द्वारा किया गया था। इसका उपयोग आज तक होता आ रहा है। जनरल स्टोर्स हॉल में शामिल होने पर स्वर्गीय दमन राजा और अन्य वरिष्ठों को हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं होगा। अधिक से अधिक केवल युवा पीढ़ी ही हस्तक्षेप कर सकती है। मिंगजू ने परिचय दिया। इसके बाद मिंगजू ने जनरल स्टोर्स हॉल में चल रही घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। यह बहुत ही सरल था। यह वह स्थान था जहां शाही परिवार दुनिया के सभी नायकों को इकट्ठा करता था और जनरलों को प्रशिक्षित करता था, इसलिए इसे जनरल स्टार हॉल कहा जाता था। जनरल स्टार हॉल से निकले कई लोग महान सेनापति बने। लू मिंग को प्रलोभन हुआ। जनरल स्टार हॉल में शामिल होना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जनरल स्टार हॉल में शामिल होने से कम अस्थायी रूप से रहने की जगह तो मिल जाएगी। इसके अलावा जनरल स्टार हॉल को शाही राजधानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था, इसलिए उसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की संभावना भी थी। मुझे आश्चर्य है कि जनरल स्टार हॉल में शामिल होने की शर्तें क्या हैं? लू मिंग ने पूछा। इसके लिए लगभग कोई आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही शर्त है, और वह है प्रतिभा। जब तक आप में प्रतिभा है, जनरल स्टोर्स हॉल आपको स्वीकार कर लेगा। चाहे आपकी पहचान कुछ भी हो, आप कहीं से भी आए हो, आपकी साधना का स्तर कुछ भी हो, चाहे आप राजा के पुत्र हो, मंत्री के पुत्र हो या आम नागरिक हो। मिंगजू ने कहा। यह इतना ढीला है। लू मिंग स्तब्ध और अविश्वास में था। बड़े भाई तियान्युन, मैं आपको बताता हूँ। एक कहावत है कि बनिंग सन राजपरिवार 10 दिशाओं के तलवार स्कूल के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता और अपनी शक्ति का विकास करना चाहता है। इसीलिए उन्होंने जनरल स्टोर्स हॉल का निर्माण किया है, और वहां की परिस्थितियां इतनी कठिन है। मिंग फैंग ने फुसफुसाते हुए कहा। ओह! लू मिंग गहरी सोच में डूबा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था कि 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल और शाही परिवार के बीच संबंध काफी नाजुक थे। भाई तियान, जनरल स्टार हॉल हर महीने भर्ती के लिए अपने दरवाजे खोलेगा। परसों मासिक भर्ती का दिन है। भाई तियान, आप जाकर कोशिश कर सकते हैं। मिंगजू ने कहा।
बड़े भाई तियान्युन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी बहन भी जनरल स्टार हॉल की सदस्य है, और मैं परसों जनरल स्टार हॉल में शामिल होने जा रहा हूँ। तब हम दोनों साथ होंगे। मिंग फैंग चिल्लाया। ठीक है। लू मिंग ने सिर हिलाया। तो फिर अपना ख्याल रखना भाई तियान, हम परसों मिलेंगे। मिंगजू ने अपने हाथों को जोड़कर मिंग फैंग के साथ चली गई। उसके बाद लू मिंग मुड़ता रहा। कुछ गलियां मुड़ने के बाद उसे एक रेस्तरां मिला और उसने वहां चेक इन किया। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। 2 दिन शांतिपूर्वक बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन बाद लू मिंग रेस्तरां से बाहर निकल गया। जनरल स्टार हॉल शाही राजधानी में बेहद प्रसिद्ध था। उसे बस इधर उधर पूछने की जरूरत थी, जिससे उसे उसका सटीक स्थान पता चल जाता। लू मिंग जनरल स्टोर्स हॉल की ओर चल पड़ा। जनरल स्टार हॉल शाही राजधानी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित था। वहां लगातार पहाड़ और असंख्य हॉल थे, और एक नज़र में उनका अंत देखना असंभव था। जनरल स्टार हॉल का द्वार अत्यंत भव्य था। द्वार के दोनों ओर कांस्य से बनी किलिन की 2 प्रतिमाएं खड़ी थीं। द्वार पर 1 दर्जन से अधिक हटे कट्टे आदमी सीधे खड़े थे, जो एक मजबूत और उग्र आभा बिखेर रहे थे। जाहिर है, वे सभी विशेषज्ञ थे, और वे सभी महान मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे। दरवाजे के सामने एक मेज थी, और वहां पंजीकरण कराने के लिए एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति मौजूद था। मुख्य द्वार पर लोग आते जाते रहते थे। उनमें से कई जनरल स्टार हॉल के वरिष्ठ छात्र थे। जो लोग जनरल स्टार हॉल में शामिल हुए, उन सभी को छात्र कहा जाता था। कुछ ऐसे भी थे जो लू मिंग की तरह नवागंतुक थे और जनरल स्टोर्स हॉल में शामिल होने का इरादा रखते थे। बड़े भाई तियान्युन, लू मिंग अभी अभी वहां पहुंचा ही था कि उसने एक चीख सुनी। मिंग फैंग और मिंगजू चलकर वहां पहुंचे। शुभ प्रभात। लू मिंग ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। ऐसा लगता है कि ज्यादा लोग नहीं आए हैं। लू मिंग ने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई और मुस्कुराया। जनरल स्टोर्स हॉल हर महीने कुछ लोगों की भर्ती करता है, इसलिए वहां ज्यादा लोग नहीं होते। औसतन हर महीने लगभग 100 लोग होते हैं। मिंगजू ने समझाया। मुझे अपनी वंशावली दिखाओ। इसी समय एक युवक बूढ़े व्यक्ति के सामने आया और बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। स्विश। खूनी रोशनी की एक चमक के साथ 3 खूनी लाल चक्रों वाला एक लंबा भूरा भालू प्रकट हुआ। तीसरे स्तर का ब्लड मेरिडियन। ठीक है, आपका नाम क्या है? बूढ़े आदमी ने पूछा। फैंग वेई, युवक ने कहा। फिर बूढ़े व्यक्ति ने एक जेड टोकन निकाला और उस पर कुछ लिखावटें लिखी। उसने टोकन युवक को देते हुए कहा, ठीक है, ये तुम्हारा पहचान पत्र है। अब तुम जनरल स्टार हॉल के छात्र हो। युवक ने जेड टोकन लेते हुए खुशी का भाव प्रकट किया और जनरल स्टार हॉल में प्रवेश किया। लू मिंग दंग रह गया। उसने पूछा, क्या यह प्रक्रिया बहुत सरल नहीं है? यह इतना आसान है, मिंगजू ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या सामान्य तारामंडल में 5 महान संप्रदायों के शिष्य नहीं होंगे? लू मिंग ने उत्सुकता से पूछा। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ 5 प्रमुख संप्रदायों के शिष्य हैं। उनकी संख्या काफी अधिक है। उनमें से कुछ यहाँ जनरल स्टार हॉल में शामिल होने आए हैं, कुछ साधना के लिए और कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए। हालांकि जनरल स्टार हॉल में शामिल होने के बाद भी जनरल स्टार हॉल में कुछ निश्चित उपाय लागू रहेंगे, मिंगजू ने समझाया। लू मिंग मन ही मन आश्चर्यचकित था। एक एक करके युवक पंजीकरण कराने गए। लू मिंग को एहसास हुआ कि जब तक किसी का ब्लड मेरिडियन लेवल 2 से ऊपर होता है, तब तक वे जनरल स्टोर्स हॉल में शामिल हो सकते हैं। बच्चे, ये तुम हो? अचानक हत्या के इरादे से भरी एक आवाज सुनाई दी। लू मिंग मुड़ा। उसके होठों के कोनों पर अनजाने में एक ठंडी मुस्कान आ गई। ये हुआ जी था। इस समय हुआ जी ने एक लंबा चांदी का चोला पहन रखा था और कमर पर जेड की बेल्ट बांध रखी थी। वो लू मिंग को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। उसके बगल में कुछ युवक उसके पीछे पीछे आए और उसकी ओर चल दिए। बदमाश, तुम सच में शाही राजधानी में रहने की हिम्मत करते हो और जनरल स्टार हॉल में शामिल होने के बारे में सोचते भी हो? अच्छा है, आज मत जाओ। हुआ जी ने उदास होकर कहा। हाँ, क्या ये वही नन्हा राजकुमार नहीं है? क्या संयोग है ना? तुमने अपनी पैंट बदल ली है, फिर भी बदबू क्यों आ रही है? लू मिंग की नाक फड़क उठी और उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो मौत को बुला रहे हो। हुआ जी का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने भयंकर गुस्से के साथ चिल्लाया। यह उसके हृदय में व्याप्त सबसे बड़ी घृणा थी। हालांकि उसने दूसरों को 2 दिन पहले हुई घटना के बारे में किसी को न बताने की चेतावनी दी थी, लेकिन दुनिया में कोई भी दीवार अभेद्य नहीं होती। खबर बहुत तेजी से फैल गई और 2 दिनों में ही यह लगभग पूरे शाही शहर में फैल गई और दूसरों के लिए हंसी का पात्र बन गई। हुआ जी को लू मिंग से बेहद नफरत थी।
अब लू मिंग ने इस बात का जिक्र करने की हिम्मत कैसे की? ची, किसी को हंसी आ गई। तो क्या ये वही युवक है जो 2 दिन पहले मिला था? उसने हुआ जी के साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत कैसे की? लगता है हुआ जी उससे दिल से नफरत करती होगी। ये देखना दिलचस्प होगा। हुआ जी के बगल में चेन शियोग है। उस लड़के का तो काम तमाम हो गया। एक तरफ जनरल स्टार हॉल के कुछ वरिष्ठ छात्र फुसफुसाने लगे, ड्रैगन सम्राट के असंख्य मार्ग